दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है और दूसरा मंच जिसका नाम द गुजरात रिपोर्ट है, बहुत-बहुत स्वागत है। सुबह-सुबह की चाय के साथ हम लोग ये बातचीत करते हैं पर डे एवरी डे इन द मॉर्निंग 9 बजे आप सब जानते हैं। जैसे कि हमने आपको कल कहा था कि आज हम जो है वो दिल्ली के चुनाव के बारे में बात करेंगे और हम आज कल हमने बताया था कि कोशिश करने वाले थे कि संदीप दीक्षित साहब से हमारी बातचीत हो, साक्षात्कार हो और वो आप तक पहुँचाए। तो आज वो होने जा रहा है। संदीप भाई ने वक़्त निकाला है सुबह 9 बजे का और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। तो मैं अभी कुछ ज़्यादा वक़्त बर्बाद ना करते हुए उनको मैं मेरे साथ जोड़ लेता हूँ और हमारे एक दूसरे साथी हैं आत्मजीत भाई, वो भी हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। तो पहले संदीप भाई का स्वागत कर लेते हैं। संदीप जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वक़्त नमस्कार। निकाला। नमस्कार, नमस्कार। और हमारे साथी हैं वो भी जुड़ ही चुके हैं तो उनको भी जोड़ लेते हैं, आत्मजीत भाई को भी। आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार मयूर जानी साहब। जी, जी। तो संदीप भाई मैं तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि बातें जो दिल्ली चुनाव को लेकर है, हालाँकि मैं तो अहमदाबाद में बैठा हूँ लेकिन मैं आत्मजीत जी भाई से या बाकी और बहुत सारे दोस्त हैं उनसे जब बात करता रहता हूँ तो थोड़ा बहुत चित्र समझने की जो पिक्चर है वहाँ का वो समझने की कोशिश करता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। सर कांग्रेस पहले आप पर ही जो आरोप लग रहे हैं उसी से बात शुरू करते हैं ताकि बहुत सारे जो सवाल वहाँ खड़े हुए हैं उसका जवाब मिल जाए। कांग्रेस क्या इस बार चुनाव खुद जीतने के लिए लड़ रही है या आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए लड़ रही है? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि आपका फोकस आपको हराना है। ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो साहब बहुत पुराना तरीका है आम आदमी पार्टी का कहने का। जी, क्या कोई आम आदमी पार्टी से पूछता है कि वो हरियाणा जीतने गए थे क्या? वो जी, उत्तराखंड जीतने गए थे क्या? आपके गुजरात में जीतने गए थे क्या? गोवा में जीतने गए थे क्या? देखिए साहब, दो तर्क होते हैं। एक तो ये कि कोई भी पार्टी है वो अपनी स्थिति बनाएगी, पॉलिटिकली लड़ेगी। कौन उसके कारण कौन जीतता है कौन नहीं जीतता वो अलग बात है। हर आदमी कोशिश करता है कि उसकी पार्टी स्थापित हो, बढ़े, खासकर वहां जहां वो किसी समय से या तो कमजोर है या नई तरीके से उभरने की कोशिश कर रही है। और इसको तो आप एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी कहेंगे। दूसरा ये कि क्या वो किसी की मदद करती है, तो उसमें तो आप उदाहरण ले लीजिए और पुरानी एक्टिविटी ले लीजिए। मैं अमूमन लोगों से पूछता हूं जब ये इल्जाम मुझ पे लगता है कि भाई आप एक आध ऐसा भी केस मुझे बता दो जब आम आदमी पार्टी किसी चुनाव में लड़ने गई हो और उसने भारतीय जनता पार्टी को हराया हो, दिल्ली को छोड़ के। पंजाब में तो सॉरी बीजेपी को हराया हो दिल्ली को छोड़ के, और दिल्ली में भी उसने कांग्रेस पे हमला किया था। पंजाब में भी उसने अकालियों पे उनका था। पंजाब में भी कोई भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। तो उन्हीं राज्यों में क्यों ये बीजेपी जाती है जहां कांग्रेस या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है। भाई आप नेशनल पार्टी हो तो बंगाल में भी लड़ो ना। आप नेशनल पार्टी हो, त्रिपुरा भी चले जाओ ना। आप नेशनल पार्टी हो, उड़ीसा में भी इस तरीके से लड़ो ना। तो ये है कि ठीक है, हम चाहें तो हम भी इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे या सिद्ध करेंगे कि भाई ये भी उनकी बी पार्टी है, ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अगर हम पर ये आरोप लगाते हैं तो कुछ ऐसे उदाहरण देना हमें कि क्या हमारे पिछले कुछ 7-8 सालों के इतिहास में हमने चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ा है। और क्या ये कोई कह सकता है कि ये हमारी लेजिटिमेट एक्टिविटी नहीं है दिल्ली में? कि जिस दिल्ली को हमने बनाया, आज दिल्ली की सड़कों में जिस 2013-14 की शीला जी की दिल्ली की लोग चर्चा कर रहे हैं, लोगों के मन में एक आह है, एक चाह है कि वो वाली दिल्ली वापस हो। क्या वो मौके के बीच में कांग्रेस को आपकी अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए? जब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली बनाई, वो दिल्ली आज हमको दिख नहीं रही है, तो एक लेजिटिमेट एक्टिविटी हो जाती है हमारे लिए भी भाई। तो इसलिए ये कहना कि हम किसी का वोट काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता बहुत कहीं कहीं भी कोई वैलिड। दूसरी एक और बात है, ये समझ रहे हैं कि हम केवल आम आदमी पार्टी का वोट ले रहे हैं। आम आदमी का बहुत सा वोटर है जो कांग्रेस का कॉमन वोटर है। लेकिन इसमें एक और भी आप बताऊं, क्योंकि दिल्ली में आज विकास की चर्चा हो रही है, ऐसे एक कांग्रेस की चर्चा हो रही है जो जिसने दिल्ली बनाई, जिसने विकास किया। बहुत सा हमारा ऐसा वोटर है जो विकास ओरिएंटेड है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है या जो आम आम आदमी को वोट नहीं देना चाहता, कांग्रेस को समझता है कमजोर है और बीजेपी को वोट दे रहा है। तो ये कहना कि बीजेपी का कोई भी वोटर हमारे पास नहीं आएगा, ये गलत है, क्योंकि सारा बीजेपी का वोट केवल उनका
ट्रेडिशनल वोट या सॉलिड वोट या समझ लीजिए जो उनकी विचारधारा का वोट है वो नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं आज भी मानता हूं कि बहुत सा ऐसा वोटर है कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी में इसलिए देता है क्योंकि बीजेपी जो है उसको जीतती दिख रही है, उसको लग रहा है कांग्रेस बहुत स्ट्रांग नहीं है। वो मैं मानूं तो हम लोग 4-5%, 6% पर, 7% पर नहीं है, हम लोग 12-13-14% पर हैं। वो वोटर ये 14-15% पे, वो उस वोटर को जब लगता है कि हम बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, वो स्वाभाविक हमारे पास आएगा। आप 2019 का पार्लियामेंट देख लीजिए, 5 सीटों पर हमने आम आदमी पार्टी को सेकंड किया था। तो ये भी तो कह सकते हैं कि 2019 में आम आदमी पार्टी बीजेपी को केवल जिताने के लिए लड़ी थी। लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी है। दिल्ली हमारा शहर रहा है। दिल्ली कहीं भी कोई आता है दिल्ली में तो कहता है ये कांग्रेस की बनाई हुई दिल्ली है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर ये कहना चाहे कि हम किसी को केवल हराने के लिए जीतने, स्वाभाविक है अगर हम जीतना चाहेंगे तो किसी को हराएंगे भी ना, और बड़ी ऑब्वियसली नहीं पार्टियों हो। को हराएंगे तो हम जीतेंगे कैसे? वो तो आप बिल्कुल किसी को अगर आप जीतेंगे तो किसी को तो हराएंगे हराएंगे। और ये तो ये जो कह रहे हैं वो भी एक तरह से पॉलिटिकली तो बिल्कुल जायज है। जैसे आपने कहा कि भाई तो हरियाणा में क्यों क्यों गए लड़ने के लिए, और वैसे स्टेट्स में कहा क्यों नहीं जाते जहां बीजेपी स्ट्रांग है, ये है। या गुजरात का मामला आपने जो है एग्जाम्पल दे दिया। संदीप जी, दर्शकों के लिए बहुत सारे दर्शकों के जुड़ चुके हैं, उनके सवाल भी आएंगे, मैं शायद वो भी आप कुछ जो होंगे वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। पर मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि तो इस बार जो दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पे, कांग्रेस किन मुद्दों पर फोकस कर रही है, और कांग्रेस से आपके जो वोटर हैं उनको क्या अपेक्षा या उम्मीद होनी चाहिए, आप क्या लेके जा रहे हैं उनके पास? देखो साहब, पहला तो जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है मैं उसको जरूर समझाऊंगा कि जी। क्योंकि दिल्ली में एक बातचीत चल रही है कि दिल्ली पहले कांग्रेस ने बनाई, शीला जी का काम रहा, और स्वाभाविक है कि लोग चाहते हैं उस दिल्ली की बात करते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है। भाई देखिए, शीला दीक्षित जी कोई किसी बीजेपी की, आम आदमी की, कम्युनिस्टों की नहीं थी नेता, वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री। तो हमें ये भी बताना है कि जो लोगों में आज कसक रह गई है कि बहुत सा काम छूट गया या उस तरीके से दिल्ली में और काम होना चाहिए, एक तो उस एक नई दृष्टि में हम उस विजन को लाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो, दुर्भाग्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया तो हम पहले उसको नहीं रिलीज कर पाए, उस 5-7 दिन 8 दिन पहले हो जाता, अब 2-3 दिन में उस बात को हम लोग करेंगे। तो एक तो उस नई दिल्ली को, उस दिल्ली को हम लोग दोबारा से प्रदर्शित करेंगे कि भाई उस विकास पर तो हम वापस लाने वाले हैं। दूसरा ये है कि बहुत से राहत के कार्य, सब्सिडी के कार्य, लोगों को मदद करने के कार्य जो हम और राज्यों में भी कर रहे हैं, जैसे ये लोग अगर महिला सम्मान योजना लाए हैं तो बिल्कुल ऐसी ही स्कीम आज वहां भी चल रही है हमारे पास कर्नाटक में। तो हम उसको भी सामने करेंगे। कुछ और ऐसी हमने प्रभावशाली अच्छी अच्छी स्कीमें अपने राज्य में लेकर आए हैं, क्योंकि एक है आजकल लोग थोड़ा सा इस बात को भी देखते हैं कि किस तरीके की राहत, किस तरीके की सब्सिडी, किस तरीके की मदद सीधे सीधे पार्टियां हमारे पास करती हैं, और अगर जनता में वो माहौल है तो पार्टियां उसके लिए रिस्पॉन्ड करती हैं। वो भी एक बात रहेगी। और एक तीसरी बात ये भी रहेगी, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कितनी भी अच्छी, खराब, निकम्मी, बेकार सरकार हो, हर सरकार 2-1-3 अच्छे काम करती है। जैसे केजरीवाल जी की 2 ही चीजें हैं, बिजली की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी। काम अच्छे नहीं है, वो बेसिकली सब्सिडाइज्ड है क्योंकि दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा होता है। दिल्ली में कोई खर्चा करने वाले इलाके हैं नहीं, ना डेवलपमेंट, ना एग्रीकल्चर, ना रूरल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ तो है नहीं। पर क्योंकि वो लोगों को वो स्कीमें अच्छी लगती हैं, तो हमारा ये है कि हम और सरकारों के विपरीत हम उन स्कीमों को भी कंटिन्यू करेंगे। 2013 में जब शीला जी की सरकार हारी थी, तो इसकी इनकी कुछ बहुत ही प्रभावशाली स्कीमें थी। भागीदारी थी, लाडली स्कीम थी, किशोरी योजना थी, ओल्ड एज पेंशन थी। इस सबको आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिया। चलिए, वो उनकी नीति है, लेकिन हम ये भी लोगों को बताते हैं कि ना हम उन स्कीमों को बंद करेंगे, हम नई तरीके से एक दिल्ली के निर्माण की बात करेंगे, और उन जगहों पे जहां लोगों की अपेक्षा है कि उनकी सरकार सीधे सीधे उनकी मदद करे, उसमें भी हमारी जो प्रोमिसेस आएंगी वो खरी उतरेंगी। दूसरा हमारा ये है कि दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली को एक तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटी, उसकी क्लीनलीनेस को बर्बाद करने में योगदान दिया है। आम आदमी पार्टी स्वाभाविक है क्योंकि वो मेन पार्टी है, दिल्ली सरकार में काबिज है, उसके काम को हम सवाल करेंगे। लेकिन इसमें बीजेपी भी नहीं बच सकती। देखिए, 15-20 साल बीजेपी एमसीडी में काबिज रही है। दिल्ली एक तरीके से माना जाए तो कूड़े का ढेर है। कहीं भी आप चले जाइए, बहुत बुरा हाल इन्होंने एमसीडी में किया, इस कारण से वो चुनाव भी हारे। इनके कॉर्पोरेटर्स का जो भी एक्टिविटी थी, भ्रष्टाचार या क्या, मैं उसमें डायरेक्टली नहीं जाऊंगा। क्या एमसीडी ने किया पिछले कुछ 10-15 सालों में,
ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल एक तरीके से कूड़े का ढेर बना दिल्ली। एमसीडी के कोई काम नहीं हुए। 1 सवा साल, 1.5 साल आप भी रही है एमसीडी में, और आप आम आदमी पार्टी ने भले बहुत डींगे मारी हों सफाई की, कूड़े के ढेरों की, कूड़ों के पहाड़ों को कम करने की, उसमें कहीं भी आम आदमी पार्टी सक्सेस नहीं दिखा पाई। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी जवाबदेही देनी पड़ेगी, जो जो सवाल लोग बहुत कम पूछते हैं। एक दिल्ली में संस्था है जिसको हम डीडीए कहते हैं। डीडीए का दिल्ली के विकास में बहुत रोल रहता है। वो हाउसिंग बनाते हैं, वो लैंड देते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो और कई चीजें करते हैं। तो डीडीए का क्या रोल रहा भाई 10 साल में? प्रधानमंत्री जी से ये सवाल हमें पूछना चाहिए, यूडी मिनिस्टर से सवाल हमें पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाती है आम आदमी पार्टी पे कि इसने क्या किया पिछले 10 साल में। हम भी बीजेपी पे सवाल उठाएंगे, भाई आपके पास भी तो कुछ संस्थाएं थी जो डेवलपमेंट का काम कर सकती थी। चलो, दिल्ली सरकार नहीं काम कर रही, आप भी करते। तो हमारा ये कि इनके जो काम नहीं हुए हैं पिछले 10 साल में, जिस बर्बादी की तरफ हमारी दिल्ली बढ़ रही है, दोनों पार्टियों पर हम ये सवाल खड़े करेंगे। अद्भुत और भाई, सॉरी आप सॉरी, एक सेकंड, बस एक लाइन हो, जो पोल्यूशन का सवाल है जैसे हवा का है या यमुना का है, वो तो खैर प्रमुख रहेगा ही। वो तो रहेगा। अद्भुत भाई, आप कुछ पूछना चाहते थे? जी जी जी, नमस्कार संदीप दीक्षित जी। जहां तक शीला जी का सवाल है, शीला जी की सरकार में 2 सरकारें रही सेंटर में, एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और एक कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार रही। उसी दौरान सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, मेट्रो लगा, और विभिन्न स्टेट्स हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उससे दिल्ली की लिंकेजेस जो पेंडिंग पड़ी थी पिछले 20-25 सालों से, वो इंफ्रा डेवलप हुआ शीला दीक्षित जी के समय। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी शीला दीक्षित सरकार ने अपने काम करवाए। लिमिटेड एक्सेस था, आपको पता है, स्टेट का जो लैंड का और पुलिस का जो प्रभाव है वो सेंटर के पास रहता है, तो बहुत सारी चीजों के लिए आपको लगातार सेंटर के पास जाना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली शीला दीक्षित ने मैनेज किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो। कभी ये नहीं लगा कि दिल्ली के पास लिमिटेड राइट्स हैं तो सरकार काम नहीं कर सकती। और इसको आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत उठाया कि देखिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें फाइलें क्लियर नहीं करने दी जा रही है, हम तो चपरासी की अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते हैं, और कोई भी काम होता है उस पर एलजी वीटो कर देता है। तो एलजी तो उस समय भी थे। तो तब की दिल्ली और अब की दिल्ली में एक तो महत्वपूर्ण फर्क क्या है, एक तो उसको बता दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली में राइट्स हुए, आप इस दिल्ली से आते हैं, इस दिल्ली में आप मेंबर पार्लियामेंट भी 2 बार लड़े हैं, और दिल्ली के राइट्स में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं देश की माइनॉरिटी सेकुलर वोट के साथ खड़ी नहीं मिली। शाहीन बाग का चाहे मामला हो, सीए एनआरसी का हो, या ईस्ट दिल्ली के राइट्स हो, जिसमें तमाम लोगों को अरेस्ट करके ये बताया गया कि देखिए ये चंद लोग जो हैं ये कार्य व्यवस्था खराब कर रहे हैं, और फिर वहां पे इन्हीं के एक नेता जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी में जाके तरह तरह के नारे लगाते हैं। और वो नारे वहां नहीं खत्म होते, वो नारे आगे भी चलते हैं। सेंटर के एक मंत्री हैं आपके हिमाचल प्रदेश के, वो भी इस तरीके के नारे लगाते हैं। तो जो सेकुलर दलित वोट है कांग्रेस पार्टी का, उसको कैसे वापस लेके आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट आपसे छूटा है, और वही आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। कि और दूसरा जो सेंटर स्टेट रिलेशंस का शीला दीक्षित के समय कैसे मैनेज किया गया, और अब पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी को आप क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या गलतियां की कि वो सेंटर से लॉगर पे रहे, और नुकसान किसका हुआ? नुकसान लोगों का हुआ, मतदाताओं का हुआ। मैं दिल्ली में रहता हूं, इसलिए मेरा सवाल आपसे। देखिए, थैंक यू। पहली चीज तो मैं बात करना चाहूंगा कि शीला जी के समय किस तरीके से सेंटर मैनेज हुई, या और एक और चीज है अरुण जी, एक तो सेंटर में था, ठीक है, 5 साल अटल जी की सरकार रही, लेकिन काफी हद तक शुरू के पहले 2-3 साल और उसके बाद 2007 से लेके नीचे भी एमसीडी रही, एमसीडी बीजेपी की रही। तो कोऑर्डिनेशन अगर ऊपर के स्तर पर था, और ऊपर के स्तर पर अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो नीचे के स्तर पर एमसीडी के साथ भी था। और एमसीडी के साथ भी बहुत से कार्य होते हैं। अगर एमसीडी ढंग से कार्य न करे, काम ना करे, तो ज्यादातर सड़कें उनके पास हैं, बहुत सी परमिशंस के लिए एमसीडी के पास जाना पड़ता है। दोनों लोगों से तालमेल की बात है मेरे ख्याल से। और ये कह देना कोई कि आज की सरकार ऐसी है कि बिल्कुल किसी को काम नहीं करने देना चाहती, पहले की सरकारें कुछ बड़ी उदारता से घूमती थी, ये सही नहीं है। हर सरकार सरकार बिना राजनीति के पार्टी की नहीं होती है, लेकिन हर सरकार का नेतृत्व अपनी राजनीतिक साख बनाने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। आई थिंक मेन चीज ये था कि चाहे शीला जी की सरकार रही हो, चाहे उसके पहले बीजेपी की रही हो, इन्होंने राजनीति सड़क पर की, लेकिन जब फाइल की बात आती है, अधिकारियों से मिलने की बात आती है, पिटीशन की बात आती है,
तो सरकार की तरह काम किया, बात की, बार बार गए। मुझे मालूम है कई बार शीला जी बहुत ज्यादा नहीं हम लोगों को बताती थी कि क्या वो करती हैं, लेकिन कई एक बार उनके मंत्रियों ने बताया कि एक एक फाइल को लेके 5-5, 6-6 बार वो लेकर गई और किसी ना किसी तरह यूडी मिनिस्टर से नहीं बात होती थी तो कभी अडवाणी जी से मिलने की कोशिश की, अटल जी से मिलने की कोशिश की। मैं एक उदाहरण देता हूं जो मुझे एक मंत्री ने बताया और अधिकारियों ने उसकी पुष्टि की कि कोई 4 या 5 बहुत मेजर इश्यूज थे और बार-बार कोशिश कर रही थी दिल्ली सरकार की उस इश्यूज में भारत सरकार का योगदान मिल जाए, नहीं मिल पा रहा था। तो अटल जी के साथ शायद कोई बड़ी मीटिंग हुई थी। मैं अगर डिटेल में कुछ ऊपर-नीचे जा रहा हूं तो माफी चाहता हूं क्योंकि उतना मुझे डिटेल याद नहीं है। उस मीटिंग में शायद दिल्ली सरकार ने कोई 2-3-4 बातें, 5 बातें रखी और भारत सरकार के जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स थे, दिल्ली में भारत सरकार के काम करते हुए, उन्होंने एक तरीके से सबको नकार दिया। कुछ शायद ऐसी बात हुई कि थोड़ा-सा अटल जी भी थोड़ा-सा नाराज दिख रहे थे। उस ऐसा लगा कि मीटिंग खत्म हो गई है और ये हुआ कि चलिए अब मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो ये लोग बताते हैं कि जैसे सब खत्म होने लगा और माहौल बहुत गर्म हो गया और लगा उठने वाले हैं, तो शीला जी ने एक शब्द कहा कि अटल जी चाय नहीं पिलाएंगे। वो कहते हैं एक शब्द उन्होंने बोला, अटल जी ने कहा नहीं 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 शीला जी बैठिए, चाय पिलाएंगे। फिर सब लोग बैठ गए और लोगों ने बताया कि अटल जी से फिर बात करके जो चारों पांचों मुद्दे थे सब पे उनकी हामी मिल गई। ये काम करने का तरीका होता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, काम आप किसी से करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मुझे कभी-कभी वो भी होता है, जितने एलजीस हुए हैं दिल्ली में 2-3-4 हुए, हम भी भाई एलजी साहब के पास जाते हैं क्योंकि एलजी साहब किसी पार्टी के हों, नहीं हों, क्या झुकाव हो, क्या नहीं हो, जब हमको कोई पिटीशन करना होता है तो हम लोग एलजी के पास ही जाते हैं। सब एलजी से जब मेरी बात हुई है, सबने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस रवैये से बात करते हैं, जिस तौर तरीके से बात करते हैं, उसमें जो वांछित सम्मान होना चाहिए किसी एलजी का या एक तरीका होना चाहिए किसी चीफ मिनिस्टर को बात करने का, वो उन संस्कारों को कभी फॉलो नहीं करते हैं। और कई बार एलजीज को पर्सनली हर्ट किया। अब ये डेलिबरेटली किया है या इनका नेचर ऐसा है वो मैं नहीं जानता हूं। तो अगर आप आत्मीयता से, इंसानियत से लोगों से रिश्ते नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता उस तरीके से आपको किसी से भी कोऑपरेशन मिलेगा। कांग्रेस सरकारों ने वो कोऑपरेशन लेने की कोशिश की और वो साफ है। दूसरी चीज मैं लेना चाहता हूं, जब आप दंगों की बात कर रहे थे, वो दंगे नॉर्थ ईस्ट में हुए। उस समय मैं सांसद नहीं था नॉर्थ ईस्ट का बहुत समय से, लेकिन क्योंकि शीला जी लड़ी थी 2019 में, मैंने कई दिन 3-4 दिन वहां दौरा किया। बल्कि बल्कि कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसी टेंस सिचुएशन थी कि मेरी गाड़ी में भी एक जगह पथराव हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग हिंदू इलाकों में भी गए, मुस्लिम इलाकों में भी गए, मिक्स्ड इलाकों में भी गए और पीस यात्रा की। हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना एमसीडी है, ना दिल्ली सरकार है, ना भारत सरकार है, लेकिन कोशिश की कि जहां जिन लोगों ने हमें कभी इलेक्ट किया है कम से कम उनके साथ खड़े दिखे। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि उस समय कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता मुझे उस समय सड़कों में नहीं दिखा। भाई आपको होना चाहिए था। हम गोपाल राय जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे थे, वो नहीं दिखे। जो भी इनका कारण होगा, पुलिस वालों ने हमसे ये भी कहा कि साहब कम से कम दिल्ली सरकार होमगार्ड्स को लगा देती, वो लोग आ जाते। अब चलिए इनकी जो भी राजनीति रही हो, ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं, क्या खेलते हैं, वो ये लोग जाने। उस समय लगता है मुझे जो माइनॉरिटी का वर्ग था उसको ये लगा कि क्रिटिकल समय पे आम आदमी पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी होती है। उसी तरीके से जब कोविड हुआ और मरकज का इशू आया, तो जिस तरीके से उन्होंने उसको एडवर्टाइज किया, बार बार दिखाने की कोशिश की। मैं निजामुद्दीन ईस्ट में रहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि जब धीरे धीरे कोविड के बाद लॉकडाउन खुलने लगा, 3-4 महीने बाद कुछ रियायत आई, फिर 5-6 महीने बाद और आई, हम लोग निजामुद्दीन ईस्ट से बाहर निकल पाते थे। सड़क पर आवाजाही लोगों की धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लेकिन निजामुद्दीन बस्ती इस तरीके से लॉकडाउन पे थी, इस तरीके से बंद थी जैसे कोई पता नहीं कौन सा वो एक दुश्मन का इलाका हो। और स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी क्या खेल खेलती है, खेलनी क्या नहीं खेलती, वो उनकी बात है। लेकिन जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर बताती हैं या सब मानवता को, सब धर्मों को एक समान मानने की कोशिश करती हैं, उसका इसमें बहुत सीधा सीधा योगदान रहा उस बात को फैलाने में कि शायद मुस्लिम्स का या कोई रोल रहा कोविड में। आपको याद होगा कोविड जिहाद या क्या शब्द था, और कम से कम इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला जो उसका विरोध करता। ये एक बात तो लोगों के दिलो दिमाग में है। दूसरा जो एक बड़े महत्वपूर्ण वर्ग की आपने बात की, जो हमारे यहाँ दलित समाज है या एससी समाज है, उसने बहुत बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। उनके अंदर 2-3 भावनाएं हैं। एक तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं,
क्योंकि उनको बार बार प्रॉमिस किया गया कि हम रेगुलर करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हटाकर आपको परमानेंसी करेंगे, वो कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो 2-4-10 हो रहे हैं वो तो सामान्य होते हैं, भाई हर जगह कुछ टेम्पररी परमानेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की सिस्टम में, पर जो एक उसमें होता है कि एक मेजर परिवर्तन हो वो नहीं आया है। कभी कभी दिल्ली सरकार के लोग इस बात का तर्क भी देते हैं कि साहब पैसे की कमी है। तो मेरा ये कहना है कि आप सब्सिडी देते हैं, दीजिए। आप महिला सम्मान देना चाहते हैं, दीजिए। इसके लिए आपके पास पैसा है। जो आदमी मेहनत करके दिल्ली की सफाई कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारी है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पैसा देने में आपको फिस्कल डेफिसिट याद आता है। तो यह है कि एक सरकार के चलाने के लिए, वोट लेने के लिए, तो आप दिल्ली सरकार के बजट को खर्च कर सकते हो। सम्मान से जो मेहनत कर रहा है, दिल्ली को बनाता है, साफ रखता है, दफ्तर चलाता है, उसके लिए देने के लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट है कि हम पैसा नहीं दे सकते। अच्छा, ये कि चलो टेम्परेरी है, आप परमानेंट नहीं कर सकते, तो कम से कम परमानेंट के साथ कुछ हद तक वेज पैरिटी कर दीजिए। मिनिमम वेजेस से भी कम हमारे उन लोगों को मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इनकी कोई एक्सेल करके संस्था है जहां से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे लोगों को लेते हैं। दिल्ली में 700 या 800 रुपया है मिनिमम वेज। इसका मतलब है उनको अगर आप माना जाए 25 दिन भी लें तो 18-20 हजार के करीब इनको मिलना चाहिए महीने में। आप पूछ लीजिएगा, अगर 10-12 हजार से ज्यादा भी उन कर्मचारियों को मिल रहा है जो दिल्ली सरकार के किसी न किसी तरीके में। तो ये जो 3-4-5 चीजें हैं, इससे लगता है कि जो हमारा माइनॉरिटी समाज है वो, और जो हमारा दलित समाज है, दोनों आज सवाल अपने मन में उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। संदीप जी, आपने वो आउटसोर्सिंग वाली बात की ना, वो वहां मेरा एक सवाल है, क्या ये मॉडल सिर्फ बीजेपी या तो आप शासित प्रदेशों में है? क्या कांग्रेस जहां पे शासन में है वहां भी तो ये आउटसोर्सिंग पे लोगों को रखा जा रहा है? परमानेंट मैं जॉब अभी किसको, बहुत कम लोगों को मैं मिल इस रही है बात ना को सर। डिनाई नहीं कर रहा हूं। नहीं, पर मयूर जी ऐसा है, अगर हम कुछ राज्यों में ये बात कहकर आए कि हम सबको परमानेंट करेंगे, अगर हम लोगों को ये सपना दिखाएं कि हम जितने भी लाखों कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको परमानेंट करना चाहिए, अगर हम जाकर बार बार कहें कि जितने भी टीचर्स हैं वो परमानेंट होंगे, उस नाम पर हमको वोट मिले, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। हमारी क्या नीति है, हम उस नीति को स्पष्ट कर दें, उस नीति पे वोट मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। मेरे और मेरे वोटर और मेरे नागरिक के बीच का संबंध है। लेकिन आप कुछ बात कहते हैं, आप लोगों को एक उम्मीद जगाते हैं, आप लोगों को एक भरोसा देते हैं, भले लोग उस चीज को भूल जाएं, लेकिन प्राथमिक रूप में आपने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक साख, राजनीतिक जगह तो उन चीजों को कह के बनाई ना, जिन चीजों के आप चर्चा भी नहीं करते। तो इसलिए ये जेन्युइन सवाल बनता है। भले वोटर आपको फ्री पे वोट दे दे, लेकिन जिस वोटर को आपने प्राथमिक रूप में कुछ और देकर फुसला कि और चीजों करके अपना वोटर बनाया और कांग्रेस से खींचा, वो सवाल तो उठाने हमारे लिए वाजिब है ना। नहीं, जी वो बात तो सच है, लेकिन एक अब यहाँ ये जो एलजी वाली बात हो रही थी, मैं आपसे उसी का एक्सटेंशन जो है सवाल मेरा, जी ये एलजी तो पहले से है, ये तो पूर्ण राज्य है नहीं, तो शीला जी के समय में भी था, मदन लाल खुराना की जब सरकार थी तब भी वो होंगे, और अब जी तक है वो एलजी। और एलजी जो है वो सीधे नियुक्त, हम सब जानते हैं कि वो सीधे नियुक्त होते हैं केंद्र सरकार की ओर से। जी तो एक तरह से केंद्र सरकार का वो एक तरह से शेडो होता है पूरा आपकी वहां की दिल्ली की सरकार पे। क्या एलजी का जो, जिस तरह से एलजी पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार हमला बोलते रहती है, और एलजी की तरफ से जो जो भी एलजी आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनकी तरफ से भी जिस तरह का बर्ताव देखने को मिलता है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आप दिल्ली जैसे राज्य में, जो कि पूर्ण राज्य नहीं है, क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा से ऐसा रहा है? और अगर नहीं रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा इस तरह का, तो वो क्यों नहीं था पहले? इतना इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं था? मतलब नहीं था आ, इतना ज्यादा, तो अब दिख रहा है। थोड़ा यही सवाल आत्मजीत जी ने पूछा था मुझसे। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा रहेगा जहां इस तरीके की मिक्स्ड व्यवस्था होगी। स्वाभाविक है कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। मैं ये भी बता सकता हूं कि जब ऊपर कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और नीचे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कॉन्फ्लिक्ट था। ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जहां भी दोनों दो संस्थाएं अलग अलग एक ही विषय पर थोड़ा बहुत सत्ता रखती है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप राजनीति के लिए करना चाहते हैं या जो आपको जिम्मेवारियां मिली हैं उसके लिए करना चाहते हैं। पहले की सरकारें, और मैं ये भी बताऊं, जब चाहे दिल्ली में
बीजेपी की भी सरकार थी, मदन लाल खुराना जी थे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत सॉफ्ट नेता थे, बड़े मेधावी नेता थे, हर चीज में कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे। उनका भी काम चला मनमोहन सिंह जी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, शीला जी का भी काम चला, बल्कि एलजी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त थे, उनके हो या ना हो मैं ये नहीं कह सकता। बात ये होती है कि क्या आप काम कैसे कराएंगे। अगर आप खुलते ही एलजी को और भारत सरकार को रोज गाली दें, अगर आप रोज दिल्ली पुलिस के सवाल उठाएं, अगर आप रोज इस बात को कहते रहें कि भाई मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा है, और कभी कभी तो ये भी जैसे आजकल के एलजी साहब बहुत एक्टिव हैं, जो पर्सनली मुझे लगता है इतना एलजी साहब को नहीं पत्र व्यवहार लोगों में करना चाहिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर चलिए। कभी कभी जब वो बातें बताते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ही कर रहे हैं केजरीवाल। जैसे एक आध दो दिन पहले आतिशी जी ने कुछ निकाला और कहा कि साहब कुछ मंदिर जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, एलजी साहब से क्लैरिफिकेशन आ गया कि मंदिर टूट ही नहीं रहे। तो यार ठीक है, आप कांग्रेस से इस तरह की राजनीति करो, आप बीजेपी से इस तरीके की राजनीति करो, आप उन पदों से जिनके साथ आपको समन्वय बना के चलना है, उनके साथ आप इस तरीके की झूठ सच की अगर राजनीति करोगे तो किस तरीके से आपको कोऑपरेशन मिल सकता है। मुझे लगता है ये कोशिश इनकी ये है कि क्योंकि हम बहुत से कम, हमारे पास उस तरीके का फंड नहीं है, हमारे पास उस तरीके की विजन नहीं है, क्योंकि हमने सारा दिल्ली का सरकार पैसा सिर्फ सुविधाओं में और रिहम में लगा दिया है और सब्सिडी में लगा दिया है। तो मुझे लगता है ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि एक इमेज दो कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। और ये सत्यता थोड़ी बहुत जरूर होगी, जैसे मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन ये इसके पीछे की राजनीति है, इसके पीछे का उतना बड़ा सत्य नहीं है जितना केजरीवाल या आतिशी जी दिखाना चाहते हैं। एक दर्शक है हमारे यशपाल मल्होत्रा जी। आत्मजीत भाई, आप क्योंकि आप वहीं रहते हैं, ये मैं ठीक से इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। शॉप सीलिंग रूल की बात वहां पे ये लिख रहे हैं कुछ, ये कोई है? वो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वो उससे पहले मैं दीक्षित साहब से ये पूछना चाहता हूँ। देखिए 2004 से 14 का हमने डिस्कशन किया। 2014 के बाद केजरीवाल साहब आते हैं और केजरीवाल साहब की सरकार जो कहती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा का कुछ काम कांग्रेस की प्रीवियस सरकारों में भी हुआ। वो जो स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं कि गरीब का बच्चा भी अच्छे फैसिलिटीज में पढ़ लिख सकता है। हालांकि इसका जो आगाज है 2004-5 से शुरू हो गया था। तो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर वो काफी कार्यरत रहे और वही उनकी सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद 2020 आते आते दो चीजें जो हैं वो खड़ी हो गई दीक्षित जी। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में इनको जब बेल मिलती है उससे पहले सत्येंद्र जैन इनके जो मिनिस्टर हैं वो अरेस्ट होते हैं हवाला केस में। फिर मनीष सिसोदिया अरेस्ट होते हैं एक्साइज पॉलिसी में। साउथ ग्रुप का 100 करोड़ रुपए का ये जो एक्साइज पॉलिसी का केस है, ये बड़ा धब्बा है अरविंद केजरीवाल पर। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट से जो वो बेल पे हैं तो वो अब कोई फाइल तो पहले भी नहीं साइन करते थे, उनके मंत्री किया करते थे, अब तो बिल्कुल ही वो ना मीटिंग बुला सकते हैं ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं। तो ये तो तय हो गया कि अब आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नहीं है और वो उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो देखिए अब मैं सीएम नहीं बनूंगा, मैं तो बस जनता के लिए काम करूंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की उनपे उनको रिस्ट्रिक्शन है कि वो जब तक उनका केस चलेगा, अब केस 1 साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी के पास अभी कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। और आतिशी सिंह ने तो दिखा दिया कि मैं प्रॉक्सी सीएम हूं, क्योंकि उन्होंने कुर्सी लगा दी और लक्ष्मण की तरह वो बैठ गई साइड पे। उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लोगों की, पढ़ी लिखी थी जी, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लोगों की, पढ़ी लिखी थी, तो उनको लगा कि ये सब मंदिर मस्जिद वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगी। पर उन्होंने भी वही सब काम शुरू कर दिए। आपने देखा भी ये जो मामला आया 15,000 पे ग्रंथियों को देने का, मौलवियों को देने का, तो उसके लिए बजट, आपने भी बजट की बात की, तो फिस्कल डेफिसिट क्या इन चीजों से कंट्रोल नहीं होता है, एक बात। और एक्साइज पॉलिसी के अलावा इन पे एक और इल्जाम लगा जो इन्होंने अपना शीश महल बनाया दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर। कहा जाता है कुछ 50-60 करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने अपना मकान बनाया, और जबकि वो पहले आए थे तो ये एक रेनॉल्ट का पेन लगा के वैगन आर में घूमते थे कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो एक कमरे में भी रह लूंगा। तो ये जो टैक्टिकल शिफ्ट हुआ 10 साल में अरविंद केजरीवाल के स्टेटस को लेकर, एक सुपर सीएम की भूमिका में वो पंजाब में भी रहे, अभी उनके प्रॉक्सी एक राघव चड्ढा भी वहां बैठे हैं जो सारा कंट्रोल करते हैं। भगवंत मान तो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो ये दो मामले जो उन पर लगे, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, और क्या जिस तरह वो कहते हैं मेरा प्रताड़न इसलिए किया गया क्योंकि मैं सीएम था, और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के सीएम्स को प्रताड़न किया ही जाता है। लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी भी एक प्रोग्राम में गए जिसमें सुनीता केजरीवाल भी थी वहां पर, और आपकी झारखंड की जो हेमंत केजरीवाल की जो धर्म पत्नी है वो भी वहां पर थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस बात को सपोर्ट कर रहा था
गठबंधन उस समय का, कि केजरीवाल को जो है वो जेल जो भेजा गया है वो प्रताड़न के तौर पर भेजा गया है। तो अब दिल्ली के इलेक्शन आ गए हैं, आप दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, एक बात। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई आतिशी को लेकर या एक सुपर सीएम को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और एजुकेशन और जो हेल्थ का वो जो ढिंढोरा पीटते हैं उसके बारे में। असली में तो ये आपने तीन चार सवाल पूछ डाले एक साथ। मैं जी। एक कोशिश साथ करूंगा। पूछ डाले। हाँ जी। नहीं, असल में मैं दिल्ली वाले कोशिश भरे होते करूंगा हैं ना, तो अगर कहते इनसे हैं सारी चीजें पूछ लो, पता नहीं नहीं मौका नहीं, मिले ना अभी मिले। और अभी तो संदीप भाई बहुत सारे सवाल है, बहुत दर्शक हमारे, क्योंकि दिल्ली से हमारे दर्शक बहुत ज्यादा होते रहते हैं हमेशा, वो अभी भी जी जुड़े हुए जी हैं। उनके भी जी बहुत सारे अभी सवाल पड़े हुए हैं, वो भी पूछने हैं। अच्छा, एक जी, सेकंड, कुछ वो मेरा कंप्यूटर कुछ रिबूट करने को पूछ रहा है तो किसी कारण से। अच्छा। नहीं ठीक है, अभी चल रहा देखिए है, एक ठीक तो है। ये जो हम लोगों ने भी बीच में बात उठाई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी पूरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं, ये तो सीधे सीधे है। जब इनको बेल मिली, इसके शराब मामले में वो गए थे, और जब इनको बेल मिली तो एक थोड़ी सी असाधारण सी बेल है, ये बहुत कम ऐसी बेल होती हैं। देखो नॉर्मल बेल में कंडीशन होती है कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, आप गवाहों को कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं काम कर सकते उस पर सामान्यतः कोर्ट कुछ कहता नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यह कहा कि केजरीवाल साहब आप हट तो सकते हैं, जेल से तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप अधिकारियों से नहीं मिल सकते, फाइलें नहीं साइन कर सकते, मीटिंगें नहीं कर सकते, यहां तक कि आप दफ्तर में नहीं जा सकते। तो अगर ये तीन चार चीजें मुख्यमंत्री नहीं कर सकता तो किस लिए मुख्यमंत्री है? ठीक है, आप झंडारोहण कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री निवास में शीश महल में रह लीजिए, आप गाड़ी में घूम लीजिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरीके से ऑपरेशनल सीएम आप रह नहीं सकते, और इसी कारण से जेल से निकलने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। वो कंडीशंस, अगर ये लोग जीतते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीतेंगे ही नहीं जीतेंगे, लेकिन उस स्थिति में कि अगर ये लोग सरकार बनाते भी हैं तो अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये सारी कंडीशंस उसमें जाएंगी। अब ये जैसे इन्होंने कहा, मैं आपको एक देता हूं, ये कहते हैं कि साहब हम महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, तो वो फाइल आएगी सीएम के पास, अगर सीएम उस पर साइन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बॉन्ड की जो जो बेल की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन करेंगे, जेल चले जाएंगे। तो क्या ये काम कर पाएंगे? तो आतिशी जी को ये भले ही टेम्पररी सीएम मान लें, लेकिन आप माने कि डेज्योरे तो आतिशी जी या कोई और ही रहेंगे, पर इनका जो एक तरीका है कि सब कुछ पीछे से चलाना, तो एक बल्कि अजीब स्थिति बन जाएगी अगर ये जीत कर आते हैं, दोबारा बनते हैं, कि सरकार कोई चलाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई रहेगा। वो आज की भी व्यवस्था से ज्यादा बिगड़ी हुई व्यवस्था बन जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं एलजी कोऑपरेट नहीं करता, एक तरफ आप सरकार नहीं चला पाएंगे, जिसके पास अधिकार नहीं है वो सरकार चलाएगा। तो ये स्थिति में क्या दिल्ली का उस समय हश्र-ओ-हाल होगा, मैं नहीं जान पाता हूँ। दूसरा, आपने 2 बातें बताई हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कई चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हम आंकड़े कोट कर सकते हैं। मैं शिक्षा के मॉडल पर आ जाता हूँ, और ठीक है इनकी सरकार ने कोशिश की शिक्षा करने की, लेकिन क्या इनकी सरकार ने ऐसा किया जिसको हम कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन? देखिए सामान्यतः कोई शिक्षा व्यवस्था चल रही है, आपने उसी तरह से उसको चला रहे हैं, उसमें कोई असामान्य बात नहीं होती है। सामान्य बात मैं क्यों नहीं इनके शिक्षा की व्यवस्था को असामान्य नहीं मानती, या असामान्य या बहुत उत्कृष्ट नहीं मानता हूं। ये एक तो दिखाते हैं कि हमने स्कूलों का बहुत हाल बेहतर किया, कमरे ठीक किए, नए स्कूल बनाए। पहली चीज तो जब 98-99 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो करीबन 100 से ऊपर स्कूल टेंटों में चलते थे और पोटा केबिन में चलते थे, और उसकी पूरी की पूरी तब्दीली हुई। 150 के करीब नई स्कूल बिल्डिंगें बनी, जो इनके समय में केवल 20 ही बनी, और ये इनका डेटा कहता, कोई मेरा डेटा नहीं कहता। आज भी इनके स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, इकोनॉमिक सर्वे और डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, जो नेट पे अवेलेबल है, वहां का डेटा है। एक बार याद होगा कि इन्होंने एक कमेंट किया था मनीष सिसोदिया ने कि हमने टेंट वाले स्कूलों को टैलेंट वाले स्कूल बनवाया, कुछ ये दिखाते हुए कि शीला जी के समय टेंट वाले स्कूल करा करते थे। तो हमने एक आरटीआई इनको भेजा, वो आरटीआई आप चाहेंगे तो मैं आपको कॉपी भेज देता हूं कि भाई जब इनकी सरकार आई 14-15 में तो कितने टेंट वाले स्कूल दिल्ली में चल रहे थे। तो इन्हीं की सरकार ने 2020 में हमको जवाब दिया कि नॉट ए सिंगल वन। यानी शिक्षा मंत्री जी, अब आप उसको कह लीजिए आधा झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं, वो आप तय कर लीजिए कि आरटीआई झूठ बोलता है, जो वो आरटीआई है जिसके जिसके नाम पर मैग्सेसे अवार्ड पाया था केजरीवाल जी ने, या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक तो झूठ बोल रहा होगा और एक ही सच बोल रहा होगा।
पर आप जैसे करें 2008-9 से दिल्ली सरकार में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था बिल्डिंग्स का भी, क्योंकि उसके पहले मूल बातें थी कि भाई हमारे टूटे हुए स्कूल हैं, पोटा केबिन में क्लासें चल रही हैं, टेंटों में क्लासें चल रही हैं, पहले उसका परिवर्तन। और शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब थी। तो 1998-99 में 12वीं में केवल 64% सीबीएसई में, और 10वीं में केवल 48 या 45% या 46% बच्चे दिल्ली स्कूल में पास हुआ करते थे। आप समझ लीजिए भयानक स्थिति थी। और उस समय 10वीं और 12वीं दोनों में सीबीएसई के बोर्ड होते थे। जब शीला जी को हटाया है दिल्ली ने, तो 64% 12वीं के जो पास है वो 89% हो गए थे, यानी 15 साल में 25% की इंप्रूवमेंट होती है। और 10वीं में तो और भी क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि 10वीं में मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा। आपको याद होगा जब कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने 2008 या 9 में 10वीं के इम्तिहान हटा दिए थे बोर्ड से। तो मैं 10वीं तक ही कंपेयर करता हूं, 2008-9 तक 48 या 45 या 46% जो पास होते थे वो 88% पे पहुंच गए थे, यानी ऑलमोस्ट 40% से ऊपर की बढ़ोतरी। अब ये तो आप मानेंगे ही ना कि 15 साल में जहां 40% 10वीं में इंप्रूव करते हैं और 25% 12वीं में इंप्रूव करते हैं, काफी हद तक वो क्रांतिकारी कदम है। उसके बाद 10वीं में बोर्ड इम्तिहान नहीं होते हैं, पास परसेंटेज 99% हो जाता है। तो जैसे केजरीवाल जी ने कोविड में जब सब बच्चे पास किए थे, उस 99% को अपनी अचीवमेंट बताई थी। हम तो कम से कम नॉन सीबीएसई वाले सालों को अचीवमेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल एक तरीके से नॉन डिटेंशन पॉलिसी के अंदर सबको पास करने की बात। अब आप आ जाइए केजरीवाल जी पर। ठीक है, इन्होंने पैसा लगाया, अच्छा है, शिक्षा पर फोकस करते हैं। रिजल्ट क्या आता है? अरे हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, कितना भी वो कर लें, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, मूल तो यही निकलता है स्कूलों का। 89% 12वीं के पास जो है, वो पिछले साल फिगर थी 91%, इस साल फिगर है 96% और फ्लक्चुएट करती रहती है। ये इनके आप edudel.nic.in की अगर वेबसाइट पे चले जाएंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने 6-7% एवरेज बढ़ाया है 10 साल में, कांग्रेस ने 25% बढ़ाया 15 साल में। तो क्या क्रांतिकारी परिवर्तन है, आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मेजर चेंज हुआ ही था। 10वीं में भी आज, अभी कुछ समय पहले तक 71% था, 81% था, 85% था, अब 93, 94 पे पहुंचा है। तो 10वीं में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं है। तो चेंज है क्या? फिर एक और नंबर मैं जानना चाहता हूं कि ये कहते हैं बार बार कि बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर आए। इनका अपना डेटा बताता है कि शीला जी के समय में 27% लोग थे जो प्राइवेट स्कूलों में थे, आज 26% है। और ये पोस्ट कोविड, कोविड के पहले तक 31-32% बच्चे एक्चुअली में प्राइवेट स्कूलों में चले गए थे। यानी इनका जो कहना है कि ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, इन्हीं का आंकड़ा दिखाता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। पोस्ट कोविड हुआ था, काफी प्राइवेट स्कूल्स क्लोज हुए, उसके बाद जब दोबारा खुले तो बहुत से प्राइवेट स्कूल बंद हुए और इसमें बच्चे आए। तो वहां भी कोई मतलब आधा 1% की अगर अचीवमेंट ले लीजिए। तीसरा ये कहते हैं हमने पैसा बहुत खर्च किया बजट में। अब स्वाभाविक है, बजट तो बढ़ेगी भाई, इनकम टैक्स बढ़ेगा, बजट बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। लेकिन जो आंकड़ा लिया जाता है वो लिया जाता है एजुकेशन एक्सपेंडिचर कंपेयर टू जीएसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो माना जाता है। आप भी मानेंगे जीडीपी के हिसाब से भी लोग कहते हैं 5% हो। वो शीला जी के समय जब भारी हैं तो करीबन 1.38-1.4% था ऑफ जीडीपी, आज 1.36% या 1.4% के करीब है जीडीपी, ऑलमोस्ट सेम। तो पैसा क्या बढ़ाया आपने भाई? आप कहते हैं हमने 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट्स आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, एक्सपेंडिचर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? ऑर्डिनरी अचीवमेंट है ऑन दी शोल्डर्स ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गवर्नमेंट। इसी तरीके से अगर हम स्वास्थ्य पर आ जाते हैं, शीला जी के समय 18 अस्पताल बने और 5 से 6 हजार बेड्स बने। 7 इनके अस्पताल निर्माणाधीन थे, जिसमें ये लोग 3 कंप्लीट करने की क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका और बुराड़ी। और याद होगा आपको 2020 में जब कोविड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं यहाँ के अस्पतालों में हमने बेड लगा दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो आप बेड कहां से लगा सकते? ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अच्छा प्रयास है, मोहल्ला क्लिनिक आपने किया है। लेकिन कांग्रेस के समय में 560 के करीब डिस्पेंसरीज बन चुकी थी। आज वो डिस्पेंसरीज भी उसमें से 150, 200, 250 के करीब कम हो गई हैं। तो डिस्पेंसरी आप बंद कर देते हो, मोहल्ला क्लिनिक आप खोल देते हो। आप खोलते ना, डिस्पेंसरी भी चलाते ना। और डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक में एक मूल अंतर है।
मोहल्ला क्लिनिक्स में आप बुखार देख सकते हैं, आला लगवा सकते हैं, शायद बीपी चेक करा सकते हैं, कुछ दवाइयां मिल सकती हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी होती है, अगर गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम होती है, अगर डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होती है, तो वो सब तो या तो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ही हो सकता था। तो एक तरीके से वाइड स्प्रेड पॉलिटिकली अट्रैक्टिव आप स्कीम लेकर आए, लेकिन मूल जो सर्विसेज थी हेल्थ की उसको तो आपने डिस्ट्रॉय किया ना, बिगाड़ा ना। और अस्पताल क्यों नहीं आप एक भी नया खोल पाए, या जो अस्पताल बन रहे थे वो बना पाए? ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे समय में 3 या 4 हजार हॉस्पिटल बेड्स बने हैं। आप इनका डेटा चेक कर लीजिए, ये सारे हॉस्पिटल बेड्स उन नए अस्पतालों से आए हैं जो पहले ही जिनका शिलान्यास हो गया था और पहले ही जिन पर काम चल रहा था। फिर सॉरी, एक आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं एक सवाल पर जरूर आना चाहता हूं क्योंकि बार बार ये निकल कर आता है। आपने देखा होगा ये बार बार एक डेटा देते हैं कि साहब हमने फ्लाईओवर्स में पैसा बनाया है, इसलिए हम बड़ी ईमानदार सरकार हैं। ओके, ये इन्होंने कोई 6 या 7 फ्लाईओवर्स की ये बार बार बात करते हैं, वहां हमने 100 करोड़ बनाया, वहां हमने 300 करोड़ बनाया, वहां हमने 50 करोड़ बचाया। मैं उसके अभी मेरे पास डेटा फाइल्स में पड़ा है, अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं डेटा डेट के साथ आपको पढ़ सकता था। जितने फ्लाईओवर्स ये क्लेम करते हैं सब में मैं मयूर जी आपको वो डेटा भेज देता हूं, आप चाहें तो अपने दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल और आप ये डेटा भेजिएगा, पीडब्ल्यूडी देखना की चाहिए। वेबसाइट से है। हुआ क्या कि जैसे एक उदाहरण लीजिए, 2012 में डीपीआर बनता है, सब लोग जानते होंगे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जिसमें पीडब्ल्यूडी एक एस्टिमेट करती है। जैसे किसी एक एक्स फ्लाईओवर का ले लेते हैं, उसका एस्टिमेट आता है 630 करोड़ का, समझ लो, हाँ 630 करोड़ का। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट 2012 में एक निर्णय लेता है, शीला जी की सरकार थी, कि हम टेक्नोलॉजी इसकी चेंज कर रहे हैं। एक भी रुपया उस समय तक खर्च नहीं हुआ था। फिर इसी के हिसाब से टेंडरिंग शुरू होती है और ये सातों आठों फ्लाईओवर में दिसंबर जनवरी 2012 या पहले जो 3 महीने थे 2013 के, जनवरी फरवरी मार्च में, सबकी टेंडरिंग हो जाती है। वो टेंडरिंग में 600 करोड़ का एस्टिमेट 450 में टेंडर होता है, 400 करोड़ का एस्टिमेट 270 में एस्टिमेट होता है, और ये फिगर ये आज दिखा रहे हैं। तो सेव तो आपने नहीं किया ना, या तो उस टेंडरिंग के बाद आप उसको रिटेंडर करते, जितने फिगर्स थे। अब मेरा ये कि इतना क्यों झूठ बोलता है भाई मुख्यमंत्री? आप कह दीजिए दिल्ली सरकार ने किया, मान जाएंगे, लेकिन आप अपने आप का लेते हैं वो तो कहीं भी सही नहीं होता। फिर अब ये एक फिगर दिखाते हैं कि मैंने बहुत सारे फ्लाईओवर बना दिए, उससे ज्यादा हास्यास्पद तो क्लेम नहीं हो सकता है। एक आध 2 साल पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक आरटीआई मंगवाई थी कि कौन कौन से फ्लाईओवर बनाए गए हैं, और वो उन्होंने जगह जगह ट्वीट की, तो हमको भी मिल गई। असेंबली की रिप्लाई में एक जगह इन्होंने 27 फ्लाईओवर मेंशन किए हैं। उस 27 फ्लाईओवर में 7 तो ब्रिज हैं। अब ब्रिज तो फ्लाईओवर होते नहीं है। 6 हैं जो फ्लाईओवर्स के क्लोवर लीफ बनते हैं। आपने देखा होगा फ्लाईओवर बनता है, उसके बाद निकलने के रास्ते बनते हैं। जी। क्लोवर लीफ कहां से फुल फ्लाईओवर गया, ये तो आज तक मुझे नहीं समझ में आया। और मयूर जी मुझे पता नहीं आपका घर कहाँ है, बस सपोज आपका पहली मंजिल पे घर है और आपके पास सीढ़ी चढ़ती है, आप पीछे से एक दूसरी सीढ़ी बना दो, तो 2 घर तो नहीं हो गए ना, सीढ़ियां 2 हो गई, मैं मान सकता हूं। फिर एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं, एक इनका हमारे नॉर्थ दिल्ली में एक मेजर फ्लाईओवर का परियोजना है जो बनी थी। उस परियोजना में अगर आप पढ़ेंगे, उस परियोजना को इन्होंने एक अपना क्लेम बनाया। पहले तो वो शीला जी के समय टेंडर हुआ था। इंटरेस्टिंगली 2-3 तो ऐसी परियोजना को ये अपना क्लेम करते हैं जो कॉमनवेल्थ के बाद सीएजी की रिपोर्ट में भी आई थी। ये भी भूल जाते हैं कि उस पर वो ब्लेम किया करते थे शीला जी को कि उन्होंने जो है उसमें जो भी गड़बड़ी का ये निकाला करते थे कहानी, उसको भी भूल के उसे अपना क्लेम करने लगते हैं। पर चलिए वो छोड़िए। तो ये जो 633 करोड़ का एक फ्लाईओवर है, इसमें नीचे सब एक्टिविटीज उसी फ्लाईओवर परियोजना की दी हुई है। उसमें 5 या 6 ऐसी फ्लाईओवर्स मेंशन्ड हैं जो इस मेजर परियोजना की सब परियोजनाएं हैं, जिसको ये अलग से क्लेम करते हैं। तो 27 में मैंने देखा कि केवल 2 या 3 ऐसे फ्लाईओवर हैं जो इनके पराक्रम और इनकी मेहनत से बने थे। तो मेरा ये कि आप जिनमें क्लेम करते हैं वहां कोई मेजर क्लेम नहीं कर पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप शीला जी के काम के आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मेट्रो में काम बढ़ता नहीं है, डीटीसी सामान्य ले लीजिए, डीटीसी में नंबर ऑफ बसेस कंसिडरेबली कम हुई हैं, 5,500-6 हजार से लेके आज 4,000 के करीब हैं। ये कुछ भी कह लें, हमने नहीं खरीदी। और एक आंकड़ा जो एक प्रश्न खड़ा करता है इनकी पूरी पब्लिक व्यवस्था का, जब कांग्रेस की सरकार हारी तो दिल्ली में एवरेज डीटीसी की राइडरशिप होती थी 43 लाख पर डे, 43 लाख पर डे।
इन्हीं के अगर आप आंकड़े ले लें, और ये इनकी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्ट का जो 23-24 का है, उसके आंकड़े मयूर जी आप निकाल लीजिएगा, आपके पास रिसर्चर्स होंगे। आज डीटीसी की बसों की राइडरशिप है 26 लाख केवल। फिर मैंने कहा यार इतनी कैसे गिर गई, तो देखा नीचे क्लस्टर बसेस लिखी हुई हैं जिसमें 15 लाख और है। तो जब 10 सालों में राइडरशिप दुगनी हो जानी चाहिए थी, एक्चुअली में 43 लाख से गिर के सारी बसें मिला लें तो 41 लाख आती है। तो डीटीसी में भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन हुआ कहां है? तो विकास का इनका मॉडल जो आत्मजीत जी आप पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि इनको अगर गंभीरता से ये काम करते तो शायद कुछ बेहतर काम कर पाते। इनका काम था कि काम करते रहो, उसकी पब्लिसिटी उससे ज्यादा भी करते रहो, और क्योंकि उसका बेनिफिट इनको मिला है तो मुझे लगता है पॉलिटिकली इन्होंने एक अच्छा खेल खेला है। वो शीश मैं महल और एक्साइज पॉलिसी, अगर उस पर भी बता हाँ, दीजिएगा। वो शीश महल जो नहीं, बना है, नहीं वो उसमें दो पहले तो मेरा ये आपसे सवाल समझना था है, जी। मुझे ये समझना है, हमारे दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल हैं, तो थोड़ा वो भी ले लेते हैं। और जो मुझे लगता है कि काफी वाजिब भी। एक तो हमारे दर्शक हैं आशा लाल, वो पूछ रहे हैं कि भाई आप इनको शीश महल कैसे टर्म करते हैं, मतलब ऐसा क्या है जिससे इसको शीश महल टर्म किया गया, इसको टैग किया मैंने गया, तो ऐसा नाम क्या दिया नहीं, पब्लिक में नाम शीश महल आया, लेकिन क्या है उसमें, उसकी सीएजी रिपोर्ट मेरे पास आई, किसी ने भेजी। उसमें हाँ, हुआ क्या, देखिए हमने भी बहुत सी सरकारी घर देखे। मैं स्वयं, हम्म, मेरी माता जी एक चीफ मिनिस्टर के घर में रहती थी। मैं कांग्रेस में रहा हूं, कई जगहों पे गया हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री हैं, औरों के लोग भी मुख्यमंत्री हैं, उनके घरों में भी मैं गया। ठीक है, अच्छा होता है, कहीं कैसा होता है, कहीं क्या होता है। सरकारी मकान भले बाहर से कुछ भी लगे, अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें होता है, बेड है, एयर कंडीशनर है, शैंडलियर्स हैं, बत्तियां हैं, सामान्य होती है, जिसको हम माने गुड बट नॉट लग्जूरियस। मतलब आपने भी कई सरकारी घरों में गए होंगे। ठीक है, कुछ अपने एमपी हैं, एमएलए हैं, जो स्वयं से, जिनके पास बहुत धन संपत्ति हो, वो अपना लगा देते हैं। लेकिन मुझे इतना मालूम है, भारत सरकार में सीपीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी, उनके सबके एक लिमिट होते हैं कि इतना आप, किसी भी आप पद पे हो, इतना आप फर्नीचर ले सकते हैं, इतने की आप फिटिंग्स लगवा सकते हैं। और अगर उसको आप मार्केट रेट पे देख लें तो बहुत एवरेज तरीके की फिटिंग्स आप बत्तियों में, आप फर्नीचर में, आप बाथरूम के जो नलके लगते हैं उसमें लगा सकते हैं। यहां जो हमने देखा वो देखा कि एक ऐसे तरीके का एक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखा गया जो जो सामान्यतः हम मानेंगे कि किसी बहुत ही लग्जूरियस 7 स्टार होटल में पाया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन ऐसी कंपनियों के नलके लिए गए जिनके शायद नलके ही 1-2 लाख के पड़ जाते हैं। भाई जब मैंने देखा कि एक उसमें दिया गया है कि जो टीवी की फिटिंग्स हैं, यानी जिस पे टीवी टांगा जाता है, वही खुद 35-40 लाख का है। अब 35-40 लाख में तो घर बन जाते हैं, ये फिटिंग्स कौन सी हैं इतनी? ठीक है, वो किसी ने भी किया हो, बट क्या उस देश में जहां ये कहा करते थे कि शीला जी के घर में 12 एसी हैं और अपने में वो एक अय्याश सीएम की निशानी है। आपको याद होगा क्या क्या शीला जी के बारे में कहा करते थे। इस बिल्डिंग में जो ये बना है मुख्यमंत्री जी का, इसमें जो टोटल एसी का लोड है वो 200 एसी के बराबर है। मैं कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मुझे जो बताया गया, जो मैंने विश्लेषण में देखा, तो आप ऐसे घर का एक निर्माण कर देते हैं। आप कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये मेरे लिए थोड़ी है, तो हर सीएम के लिए। तो शीला जी का कोई घर था तो वो कौन सा उनका निजी घर था? भाई अगर वो घर बना होता तो अगले सीएम को भी वही मिलता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसके बाद उसी घर में आके रहे, उनको भी वही एसी मिले, वही तौर तरीके मिले। आप औरों के लिए तो ऐसे मापदंड देते हैं जिस मापदंड में दूसरा व्यक्ति को आप हर तरीके से बदनाम कर सके, और स्वयं आप जीवन जीते हैं जो उससे बहुत कहीं ज्यादा लग्जूरियस, कहीं ज्यादा आडंबर का भरा होता है, और उसमें आप सादगी बेचने की कोशिश करते हैं। मेरा ये कि आप किसी तरीके के घर में रहिए, लेकिन फिर आपके मापदंड, आपकी जो मॉरल अथॉरिटी है और जो सवाल आप औरों पे खड़ा करते हैं, उस पर कम से कम इस तरीके का आप ढोंग या नाटक मत करिए। संदीप जी, अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइसली। यहाँ मैं आपको, हो सकता है थोड़े मेरे सवाल आपको चूक जाए, लेकिन पूछना आपको जरूरी है ना? थोड़ा सा मुझे 10 बजे निकलना है, मैं आपको, बिकॉज हम काफी 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे सर, 10 मिनट में फ्री कर देंगे, लेकिन ये पूछना जरूरी है। यहाँ बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, वो भी कांग्रेस, कुछ तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी हैं यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे दिल्ली से भी हैं। एक आरोप लगातार कांग्रेस पर ये लग रहा है सर कि कांग्रेस इनफाइट जो है ना विद इन दी पार्टी, आपकी वहां इनफाइट इतनी जबरदस्त है,
वो हमेशा आपको जो है वो खुद जीतने से रोकती है। मतलब कि आपके वहां पैर जो है कुल्हाड़ी पे मारा जाता है कांग्रेस के द्वारा। एक ये लगातार ये सवाल आ रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, पहली बात। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा सवाल तो देश में आज ये उठा है संदीप भाई, कि जो चुनावी प्रक्रिया है पूरी तरह से वो नॉन ट्रांसपेरेंट, वो फ्री एंड फेयर तो रही ही नहीं है। ईवीएम में, मशीन में पड़े पड़े 5 करोड़ 13 लाख वोट लोकसभा के चुनाव में बढ़ जाते हैं। हरियाणा में लगा अचानक जो है 60.5% के आसपास वोट बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में भी आपको सेम पैटर्न मिलता है। कांग्रेस इस मामले में ऐलान खड़गे जी ने किया कि 26 जनवरी से करेंगे। तो कांग्रेस इस मामले में क्या करना चाहती है? क्या अभी भी इसको इग्नोर करती रहेगी? लोग तो इसको लेकर काफी गुस्से में है। कांग्रेस इसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन जो है ऐसे पार्टी क्यों नहीं दे रही है, और ये इनफाइट का कैसे आप उसका समाधान निकालेंगे? ये दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहली चीज तो देखिए, इनफाइटिंग है, इसमें हम डिनाई नहीं करेंगे, और वो कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि हम भले लोग कुछ भी कह लें कि हमारे यहाँ हाई कमांड है, ये है वो है, हमारे यहाँ जिसको मैं मानूंगा नैसर्गिक या नेचुरल लीडरशिप ज्यादा रहती है, और इसीलिए पीयर्स के बीच में एक दूसरे का नेतृत्व मानना उतना आसान नहीं होता है। हम कोई वन व्यक्ति पार्टी नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी है या कोई और पार्टियां हैं। हम कोई संघ के डिसिप्लिन से चलने वाली पार्टी नहीं है। हम हमेशा से ऐसी रहे हैं जहां नैसर्गिक नेतृत्व बनता है, कांग्रेस में आता है, जुड़ता है, और वो अपने तरीके से आगे करता है। तो पर एक और चीज है मयूर जी, मैं कहना चाहूंगा, बहुत से ऐसे राज्य हैं, कई राज्य हैं जहां हम इन फाइटिंग के कारण, वो एक कारण रहा होगा कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इन फाइटिंग के साथ हम लोग चुनाव जीते। हमने इन फाइटिंग मैनेज की है, हमने इन फाइटिंग को बाहर नहीं आने दिया। क्या होता है जब पार्टी बहुत कमजोर हो जाती है या हारने लगती है तो शायद इन फाइटिंग ज्यादा दिखने लगती है। मेरे दादाजी बहुत पुराने कांग्रेस के लीडर रहे 1920 से, और कभी कभार मुझे याद है 70s में मैं उनसे जब डिस्कशन किया करता था, तो वो बताते थे कि 50s और 60s में भी कांग्रेस में सीवियर इन फाइटिंग होती थी। वो नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी दो एक बार उन्होंने देखी थी, फूलपुर से लड़ा करते थे। वो बताते हैं फूलपुर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता के खिलाफ भी कई बार कांग्रेस के स्थानीय वर्कर्स को समझाना पड़ता था, वो एंटी काम करने लगते थे। तो ये कांग्रेस का एक इशू है, कांग्रेस के नेचर में एक कमजोरी है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है कि वही केवल हमको चुनाव में कमजोर रखती है। और पार्टीज के वनस्पत हम उस तरीके का डिसिप्लिन अपनी पार्टी में नहीं रखते हैं। ना हम लोग एक नेता की पार्टी है, और ना हम लोग एक किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। एज आई सेड, नहीं हो, हमारे डिफरेंसेस बाहर नहीं आए और अच्छा है। पर कभी एक और चीज है, हम इस तरीके से बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस भी मैनेज करते हैं। बहुत से अलग अलग समूहों को, समाजों को, समुदायों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रतिनिधित्व भी मिलता है। भाई जैसे अगर आज हम 3 जने अपनी बातें रख रहे हैं इस चैनल पे, तो मयूर जी आपकी सोच के बहुत से लोग होंगे, आत्मजीत जी के होंगे, कुछ एक आध दो हो सकता है मेरे भी समय के लोग हों, तो सबको लगता है यार हमारा आदमी कुछ बोल रहा है। तो एक ज्यादा सेंस ऑफ ओनरशिप, बिलोंगिंग, एक ये भी आती है। दूसरा जो आप एक दूसरा पॉइंट आप जो पूछ रहे थे, जरा सा रिपीट कर देंगे? वो मैं कह रहा था कि देश में हम लोग देख रहे हैं इतने ईवीएम, कुछ अरसे ईवीएम से पे जी, देखिए चुनावी प्रक्रिया ईवीएम पे बिल्कुल मैंने ये जो है कहा वो है, हो चुकी देखिए है। मेरा ये कहना है कि ईवीएम पे ठीक है, ईवीएम मैनिपुलेट होता है नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा चल रही है, और मैं सिर्फ इस सिर्फ बात को मशीन मानता नहीं हूं। सर, सिर्फ सॉरी माफ कीजिएगा, सिर्फ मशीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं कह रहा आइए हूं मैं मशीन उसी और पे आ रहा हूं, मशीनरी मैं उसी पूरा। पे आ रहा हूं। नहीं, आपका जो पॉइंट है कि जो वोट बढ़ जा रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ मेरा ये है, मैं हमेशा से मानता हूं कि ईवीएम की जगह बैलेट होना चाहिए। भले जी, ईवीएम में गड़बड़ी हो नहीं हो, बैलेट ये एक ऐसी चीज है जो लोगों का विश्वास उस वोटिंग पर डालती है, और टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट विश्वास होता है। एज आई सेड, हो सकता है 100% सही हो, लेकिन आपको मुझे विश्वास नहीं है उस 100% पे। और कुछ गड़बड़ी है, बहुत से ऐसे उदाहरण निकल कर आते हैं कि मैनिपुलेशन है, गड़बड़ी है, लेकिन ज्यादा सीरियस जो ये बात है जिसको आपने कहा, क्योंकि पहले क्या होता था जब मैनुअल वोटिंग होती थी, तो 1, 2, 3% वोट का डिफरेंस होता था। जो फाइनल नंबर्स अनाउंस होते थे मैनुअल वोटिंग के शाम को 3-4 घंटे बाद और 2-3 दिन बाद। अब क्या हुआ, 12, 13, 14% डिफरेंस है। दूसरा, जहां जहां इतना बड़ा डिफरेंस है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखती है। जीतती हुई नजर इसलिए मेरा ये कहना है कि वोट इस तरीके के मैनिपुलेट हो रहे हैं। अब वो बूथ पर मैनिपुलेट हो रहे हैं, सरकारी पीठासीन अधिकारियों द्वारा मैनिपुलेट हो रहे हैं, ये मैं उतना विश्वास से नहीं कह सकता, लेकिन हो रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई मैनुअल में जब नहीं होता, जो जो हम मानते हैं
इलेक्ट्रॉनिक के सामने इनएफिशिएंट सिस्टम है, तब 2-3% ही ऊपर नीचे होते तो उतना तो होगा ना। और ये कह देना कि 5 बजे या 6 बजे के बाद जितने लोग बूथ में घुसे होंगे, उनका जब नंबर आ जाएगा तो फाइनल नंबर आएगा। मैंने भी बहुत से चुनाव लड़े हैं। 10% आदमी नहीं घुसा होता 5-6 नहीं बजे नहीं के नहीं बाद। इतनी जगह ही नहीं है कई-कई बूथों पे तो। जो हमारे जो कंजेस्टेड इलाके हैं, उतनी इतनी जगह ही नहीं है। अगर आप चले जाएंगे ग्रामीण स्कूलों में, जहां एक छोटा सा एक जगह बन जाती है, इतनी जगह नहीं है। और खासकर सर्दियों के चुनाव में तो कोई भी आपको 7-8 बजे के बाद, 6 बजे के बाद लाइनों में लगा हुआ नहीं दिखता है। तो यहां तो मैं कह रहा हूं कि एक होना पड़ेगा। पर देखिए दिक्कत यहां क्या आ रही है, इसमें ये तभी हो सकता है संभव जब पूरा का पूरा विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी से अलावा जो जो पार्टियां हैं जो विश्वास करती हैं कि हमें बैलेट व्यवस्था में जाना चाहिए, उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा इलेक्शन का, या कोई और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ही क्या करें, पर अगर इस तरीके का कोई स्टेप लेंगे तो फिर आप कन्फ्रंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की जिद को। नहीं तो इलेक्शन होते रहेंगे, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, चुनाव तो हमें लड़ने पड़ेंगे, या तो पार्टी का मत लड़ो, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। ठीक है भाई, पार्टी कहेगी ये नैतिक बात है, हम इसमें एक ऐसे इलेक्शन में हम भाग नहीं लेंगे जिस इलेक्शन की प्रक्रिया में हमें भरोसा नहीं है। लेकिन तब तक हम लोग क्या करें, ये हमारे सीनियर लीडर्स ही हमें गाइड कर सकते हैं। और ये जो 26 तारीख 26 जनवरी को जो एक ऐलान हो चुका है, आपकी सीडब्ल्यूसी में भी बताया गया कि इस पर सहमति साधी जा चुकी है। तो क्या वो एज इट इज है, 26 से कोई ऐसा आंदोलन शुरू हो रहा है इसके खिलाफ, या फिर वो कहीं, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही है संदीप भाई कि वो फिर अंदरूनी उसी के खिलाफ फिर अंदरूनी विरोध भी है कुछ नेताओं के द्वारा कि नहीं नहीं ये हमको नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक जो है, नागरिक है, कंफ्यूज्ड है। अगर आप उस बारे में कुछ रोशनी डाल पाए तो बताएं प्लीज। देखिए मुझे भी ये डिसीजन आया है। अ, देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सबके मन में एक संदेह है। जब पार्टी नेतृत्व और ये मिलजुल कर करेंगे, और भी इसमें शायद इंडिया अलायंस की और अलायंस की जो भी पार्टियां एक साथ आएंगी, जब वो हमको एक क्लियर संदेश दे देंगी कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारी आलोचना है, ये हमारे तर्क हैं, तो फिर हम सब उसके साथ आएंगे। क्या होता है कि कभी कभी हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा इस बूथ का अनुभव है, या उस कॉन्स्टिट्यूंसी का अनुभव है, या उस राज्य का अनुभव है, या उस रीजन का अनुभव है। ये व्यक्तिगत अनुभव है, और चुनाव के हर अनुभव आप जानते हैं, अगर 10 लाख बूथ हैं तो 10 लाख अनुभव होते हैं। कहीं मैनिपुलेशन है दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। इसलिए एक बार ऊपर से हमको अगर डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 25 या 26 जनवरी के बाद हम क्या करना चाहते हैं, और हम लोग एक दूसरी स्थिति में होंगे, हम लोग उस समय दिल्ली का चुनाव लड़ रहे होंगे, तो चुनाव के लड़ने की स्थिति में क्या हमको रवैया अपनाना चाहिए, वोटरों के बीच में हम किस बात को लेके जाना चाहिए, ये एक बार हमारा सीनियर नेतृत्व कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का, जहां से भी हमको ये बात आती है, एक बार आएगी, तो हम लोग फिर एक सूत्र में बंधकर मजबूती से उस बात को कहेंगे, और उसी चीज को हम आगे करेंगे। आखिरी सवाल संदीप भाई, ये प्रचार और प्रसार और प्रोपेगेंडा और नैरेटिव मेकिंग और परसेप्शन क्रिएशन पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको मैं तो एक व्यक्ति की सरकार कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। ठीक? इनको और केजरीवाल साहब भी उसमें इनको कम्पीट कर रहे हैं। वो भी जो है वो प्रचार प्रसार में हर चीज में उनको कम्पीट करते हुए, आप लोग जो है वो इन फाइट में लगे हुए हैं। और आप हमेशा, मैं किसी भी कांग्रेस के नेता से बात करता हूं ना, तो मुझे वो कहते हैं कि, और दे टेक प्राइड इन दैट कि भाई हम तो लोकतंत्र, हमारी पार्टी में हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन हम फिर जो है पार्टी को चलाते हैं। पर ये कोई आपको बेनिफिट करने वाली बात नहीं। जब वहां एक तरफ ऐसा तंत्र हो जो जाइजेंटिकली जो है वो गोबेल्स की मतलब गोबेल्स को भी जो है उसके झूठों को भी छोटा दिखा दे, उस तरह का काम होता हो, आप कैसे लड़ पाएंगे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप वहां उस तरफ कहीं जाते हो दिखाई देते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से पहले से बहुत बदलाव आया। देखिए जब ये नई टेक्नोलॉजी आई और प्रचार प्रसार के माध्यम बहुत ज्यादा बदले हैं, कांग्रेस ने देर सवेर इस बात को समझा है, और ये भी समझा है कि अब संदेश, अब संवाद ज्यादा डायरेक्ट होने चाहिए, ज्यादा फोकस्ड होने चाहिए। और जिस तरीके से पहले हम अलग अलग तरीके से चले जाते थे, वो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे में समझ नहीं आई है, हो सकता है कुछ हमारे नेतृत्व में, नेताओं में अभी भी पुराना कल्चर हो। लेकिन मेरू जी, मैं जानता हूं, जैसे आज मैं आपको दिल्ली का भी बता सकता हूं, हमारे बहुत से लोगों में, जिनमें शायद पहले उतना आपस में प्रेम मिलाप या स्नेह, प्रेम छोड़िए, स्नेह नहीं था या मित्रता नहीं थी, और हम लोगों में सब में ये गांठ बांध के है कि नहीं भाई, इस चुनाव को एकता से लड़ना है, एक संदेश में लड़ना है।
कोई भी हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट हो, कोई भी हमारा सीनियर लीडर हो, कोई भी हमारा कैंडिडेट हो, कोई भी हमारा एमएलए के लिए नाम दिए जाए, हमारा हो, हमारे साथ का हो, जिसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखा हो ना रखा हो, आज हमें उसके पीछे खड़ा होना है। और जैसे जैसे नाम डिक्लेयर होते जा रहे हैं, हर व्यक्ति इसकी कोशिश कर, आप देखिएगा एक दूसरे के मैसेज आगे करने में, एक बात करने में, कॉमन संदेश देने में हमारे यहाँ आज दिल्ली में ही आपको दिखेगा कि पहले से बहुत ज्यादा बेहतर और कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमने उतनी जल्दी ना सीखा हो जो बातें आप कह रहे हैं, लेकिन हमने पहले से अपने आप को इस मामले में तो सुधारा है। मयूर जी, बस एक बात मैं आखिर में जरूर कहना चाहता हूं, जी क्योंकि मैं ऐसी कुछ देख रहा था, इधर उधर बहुत से कमेंट होते रहते हैं जी जी मेरे पे, शीला जी पे, खासकर आम आदमी द्वारा बहुत से करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं पिछले 10-11 जी साल। मैं तो बार बार लोगों से कहता हूं, हिम्मत हो तो सबूत भी दो ना यार। हमारे पास तो जब सबूत आता है, एमएलजी साहब के पास जाते हैं, केस चलता है, आपके लोगों पे केस चल रहा है। आपके पास सीएजी की रिपोर्ट थी, उसका आप कुछ नहीं कर पाए दिल्ली सरकार में, दिल्ली असेंबली में। आपके पास सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, आपके पास लोकायुक्त है। जितनी चीजों पे आप हम पे सवाल उठाते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं, आओ ना। मैं तो एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है, मेरे पास 10-12-15 आई थी एलिगेशन मेरे ऊपर, मैंने सब पे एलजी साहब को चिट्ठी लिख दी कि सब पे आप तहकीकात करो। मैंने तो दिल्ली सरकार के विभागों से पूछ लिया, भाई मेरी क्या इसमें भागीदारी है, जरा बता दो। हर जगह से आता है कि आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा सा थक चुका हूं, ये जो बार बार एकदम चोर तरीके से आम आदमी पार्टी, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये छोटी छोटी जो बातें कहते हैं। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक आध दो कमेंट आपके यहाँ जो कर रहे हो, मेरी यह है कि आप सच्ची में, आप में हिम्मत है, सामने आइए, सबूत लाइए, नहीं तो माफी मांगिए। मैं बहुत हो गया, मैं इस बात को वो अब लाइन डाउन नहीं लूंगा। मतलब हद हो गई है जिस तरीके की बात ये लोग करते हैं। मुझे लगता है कोई लिमिट होना चाहिए। सबूत हो तो सामने लाइए, नहीं तो शर्म करिए कि आप 10 साल 12 साल झूठ परोसते रहे। सॉरी, मैं इसको इमोशनली कह रहा हूं, लेकिन मेरी डिग्निटी, मेरा ऑनर, मेरा स्वाभिमान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो बात सच है और हो तो लाना चाहिए। लगातार बातों को इस तरह से उछालते रहने का मतलब नहीं, अगर है सबूत तो लाइए, केस फाइल कीजिए इनके खिलाफ और भाई तो जेल में दीजिए अगर संदीप भाई ने कुछ गलत किया है तो, है ना? सही मैंने बात तो है। ये भी कहा है जी साहब से कि जो भी हुँ, चीजें लोग कहें मेरी हैं, आप अगर मेरी ना मिले तो उसको नेशनलाइज कर दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। करिए तो, ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना भाई। जब ऊपर से नीचे तक आप सिर्फ झूठ बोलोगे। मुझे इतना जरूर मालूम है कि समय ने मैडम को पाक साफ डिक्लेयर किया है, और मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूं, कोई पुलिस वाला तो आए मेरे घर, कहीं से तो हथकड़ी दिखे। जो हथकड़ी लगाना चाहते थे, दुर्भाग्य से वही हथकड़ियों के जाल में बैठे हुए हैं। एनीवे, वो अलग बात है। जी। आत्मजीत भाई आप कुछ मेरा क्योंकि आखिरी में 2 मिनट लूँगा मैं आपके दीक्षित जी, 2 सवाल मेरे छोटे-छोटे हैं। एक तो सामाजिक अगर देखें ताना-बाना दिल्ली का, तो पूर्वांचलियों को लेकर उनको घुसपैठिया बताना, बांग्लादेशी बताना, उनके वोट कटवा देंगे। जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट के पटल पे ये बात कही और उनके बिल्कुल। तमाम प्रवक्ता हाँ, जगह-जगह वो बांग्लादेशी और पूर्वांचलियों को लेकर ये बात करते हैं। हुँ, दूसरा, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जितनी भी अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनके एसटीपीज का काम हमने 100% पूरा कर दिया है। तो एक तो जो प्रदूषण और ये दूषण का मामला है, सामाजिक दूषण और प्रदूषण, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने एसटीपीज लगा के पूरा अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज को कंप्लीट कर दिया है। अब कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रॉब्लम नहीं है अनरेगुलराइज्ड कॉलोनी में। और दूसरी बात, जो ये अब बांग्लादेशी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर उनको वोट काटने की जो बात की जा रही है, इसका आप लोग क्या काउंटर है आपके पास? मैं इसको जल्दी से दोनों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर घुसपैठिए हैं, इलीगल लोगों के नाम वोटर लिस्ट पर हैं, तो इलेक्शन कमीशन किसका है भाई? भारत सरकार का है। इलेक्शन कमीशन के पास तौर तरीके हैं, इलेक्शन कमीशन रिवाइज लिस्ट बनाता है, इलेक्शन कमीशन के लोग जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन के लोग कौन जाते हैं? वही जो दिल्ली सरकार के हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना तो कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, पैराफर्नलिया नहीं है। वही एसडीएम, वही पटवारी, वही रेवेन्यू अफसर जो दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहा है, केजरीवाल जी के नीचे काम कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी वोटर लिस्ट बनाता है। तो मेरा तो इन दोनों से है ना भाई। अगर आपको लग रहा है कि गलत काम हो रहा, तो आप कर क्या रहे हो वहां? दूसरा, आत्मजीत जी, आप जानते हैं कि वोटर लिस्टों पर हर अच्छी पार्टी जिसका जमीनी प्रेजेंस है, वो काम करती है। कभी कभी थोड़ी बदमाशी भी करती हैं पार्टियां कि भाई दूसरे पार्टी के वोटरों को या तो कटवा दें, कोशिश करें, या उनके नाम न दें, अपने वोटरों को जुड़वाएं। ये आज से नहीं, ये 70 साल से चल रहा है। आप लोग ये काम करिए ना। आपके कहां गए वर्कर भाई?
भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि वहां बाहर के लोगों का वोटर आ गया है, तो क्या आपके लोग वोटर लिस्ट चेक नहीं कर रहे? पहले बहुत होता था, आप जानते हैं। मैं तो 10 एक साल से चुनावी प्रक्रिया में उतना इन्वॉल्व नहीं रहा हूं, लेकिन चेक होते थे। हमने नाम कटवाए हैं, हमने नाम ऐड किए हैं। कभी कभी काउंटर होता है, सरकार कहती है कि आपकी एप्लीकेशन काटने की गलत है, ये वोट नहीं कटेंगे। आपकी एप्लीकेशन ऐड करने की गलत है, ये वोट नहीं जुड़ेंगे। कुछ हम जोड़ पाते हैं, कुछ नहीं। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही? अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से हो, जो यहाँ रेजिडेंट हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए और नहीं आ रहा है, तो जुड़वाइए ना। या तो आप जोड़ने की एप्लीकेशंस दें, उनको गलत तरीके से रिजेक्ट हो तो एविडेंस दीजिए। लिस्टें बढ़ा देनी, वोट नंबर कट जाने, वोट कटते हैं, वोट जुड़ते हैं, सब जगह होता है। अब जैसे मैं नई दिल्ली में जहां लड़ रहा हूं, जब शीला जी लड़ रही थी पिछली बार और लास्ट टाइम, मुझे याद है शायद यहाँ 1,60,000 1,70,000 वोटर था। आज शायद 1,10,000 है, क्योंकि बहुत सी हमारी कॉलोनियां तोड़ दी गई हैं, वहां रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। G20 के अंदर अंदर कई जगहों पर झुग्गी क्लस्टर्स हटाए गए हैं। जो मैं पूछूं कि जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं जहां झुग्गी वहीं मकान दूंगा, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 6 झुग्गी क्लस्टर हटा दिए गए, उन्होंने चू तक नहीं की। तो क्या वो चाहते हैं झुग्गी क्लस्टर के लिए? उसकी जवाबदेही तो वो करें। भाई, भारत सरकार भी हटा रही थी तो आपको सड़क पर तो आना चाहिए था। लेकिन मेरे ये कि अगर 50-60 हजार वोटर कटे तो आप उसको चेक कराइए ना। इस तरीके का तो कोई आप करते नहीं। सिर्फ दोनों जने सिर्फ इस राजनीति में कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुद्दे विकास पर आए, वोटर लिस्ट पर आ जाएं। संजय सिंह जी की वाइफ है कि नहीं, फलाने की बीबी है कि नहीं, फलानों ने, अरे इसका दिल्ली के लोगों के उनके विकास से क्या लेना देना है? आप करिए, आपका वोट कट रहा है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास, आपके वोटरों का नहीं है। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे थे, वो तो और भी हास्यास्पद है। देखिए, क्या था आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अनऑथराइज कॉलोनीज में एक ईंट भी नहीं डल सकती, वहां स्वेज सिस्टम नहीं डल सकता, वहां पानी की सिस्टम नहीं डल सकती। 2007-8 में जब हम लोग सर्टिफिकेट्स लेकर आए प्रोविजनल सर्टिफिकेशन के, उसके बाद सबसे पहले जो उस समय 890-900 कॉलोनीज लीगलाइज होंगी, जो एक्चुअली में नंबर ज्यादा था क्योंकि कई जगहों पे मल्टीपल एप्लीकेशंस आए थे, एक एक कॉलोनी को 3-3 4-4 नाम से ज्यादा जाना था। सब जगहों पे पानी की पाइपलाइनें डली और उसके बाद सुएज का काम शुरू हो गया। और फिर मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास ये डेटा इनकी सरकार का ही है कि 2013 में क्या काम शुरू हुआ था। तो मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल साहब खुद कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% वाटर की पाइपलाइन और 20-25% के करीब स्वेज लाइन सीवेज बन चुकी थी ट्रीटमेंट। और 25-30% पे और काम चालू हो गया था। स्वाभाविक है, जब काम 2006-7 के बाद शुरू होगा तो स्वेज लाइन ऐसी नहीं है फ्लाईओवर की तरह कि अगले दिन बन जाए। खोदे जाते हैं, कहीं एनक्रोचमेंट होती है, कहीं घर आगे बनते हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज में लाइन डालना उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई अल्टीमेटली आप स्वेज लाइंस तो डाल दो, वाटर तो ट्रीट होना है ना। ट्रीट तो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट से होगा ना। एक आरटीआई इनका दिखाता है कि इनके 7-8 साल में एक भी नया एसटीपी नहीं बना। पर चलो एसटीपी आप छोड़ दो, ये पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने जब से यमुना पर क्वेश्चन किया है, तो एक हाई लेवल कमिटी बनी है एलजी साहब के अंदर, जिसमें कुछ न्यू एसटीपीज का और स्विच कैपेसिटी बढ़ाने का हो रहा है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल में कि सारी कमिटीज और मीटिंग्स एलजी साहब के यहाँ होती है जहाँ सीएम जाते नहीं है, तो उसमें अगर क्रेडिट कोई होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट को एलजी जाना का। चाहिए। और हम लोग जब हारे थे तो दिल्ली में करीबन 600, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम है, 613 या 620 एमजीडी टोटल कैपेसिटी थी स्वेज ट्रीटमेंट की। अभी जो मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल तो 633 एमजीडी थी और अभी शायद वो बढ़कर 640 हो गई है। तो अगर आपकी टोटल कैपेसिटी भी कम हो गई है तो ज्यादा आप ट्रीट कहां से कर रहे हो भाई? आप तो अब तो हमारी स्विच लाइंस में ये भी जुड़ रहे हैं। अल्टीमेटली आप कलेक्ट कितना भी कर लो, अगर आप उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते हो तो स्विच ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? खुद एक रिपोर्ट आती है 2003 में, एक हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट होती है जिसमें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और दिल्ली जल बोर्ड, जिसके चेयरमैन शायद पहले भारतीय जनता आम आदमी पार्टी का ही कोई ना कोई नेता है, वो अपने प्रेजेंटेशन में बताता है एलजी साहब को। मैं आपको, आप अगर कटिंग्स उसमें देखिए, डेक्कन हेरल्ड देख लीजिए, टाइम्स नाउ देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, सब देख लीजिए कि पहले से 70% से ज्यादा आज एफ्लुएंट जा रहा है यमुना में। तो कहां वो एसटीपी प्लांट्स कहां बनाए? अभी केजरीवाल साहब ने कहीं कह दिया कि मैंने 50% सुएज ट्रीटमेंट बढ़ा दिया। आपके आंकड़े कह रहे हैं कि सुएज ट्रीट, अरे कैपेसिटी ही नहीं बढ़ी तो सुएज ट्रीटमेंट कहां से बढ़ेगा? मतलब मैं समझ में नहीं आता। आप इंजीनियर रहे हो, आप इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस आईआईटी से आपने इंजीनियर किया है,
कुछ तो यार कभी ना कभी कुछ तो सच के आसपास बोला करो ना। पर मुझे लगता है जब चलता है, जिसकी सुएज कम हो गई और लोग उसको कहते हैं कि वो कहता है मैंने 50% बढ़ा दी और ताली बज रही है, तो नेता को तो ताली चाहिए, सच उस पे बजे या झूठ पे बजे। आपको मुझे जी पता है आप धन्यवाद। जाना है, तो मैं सवाल और भी है, लेकिन मैं कभी एक बार और आपको आमंत्रित करेंगे, आपको आ बुलाएंगे। जाओ। आत्मजीत भाई आप रुके रहिएगा, हम थोड़ा सम अप करके फिर जो है करेंगे। संदीप भाई आपने वक्त निकाला और हमने जो थैंक यू। सवाल पूछे आपने जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी नमस्ते। मच फॉर, नमस्कार। थैंक यू। तो अब सवाल ये है आत्मजीत भाई कि जो वैसे 3-4 और थे ऐसे मुद्दे, दर्शक भी बहुत जोश में और जो है उत्साह से काफी जुड़े हुए हैं, सवाल उनका पूछना है। लेकिन मुझे ये समझ में जो आ रहा है वो ये है, कांग्रेस का लेकर मामला पूरा, वो इनफाइट का पूछा हमने, वो इनफाइट एक बहुत बड़ा कारण है इनका। वो इसको वो प्राइड के तौर पे देते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। इस तरह का लोकतंत्र पार्टी में किस काम का कि आप जीत ही ना पाए या जीत की ओर जा ही ना पाए, है ना? और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में गुजरात में तो हम एक पिछले 20 साल से देख रहे हैं, यहाँ हम 10 साल से देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली बीजेपी मतलब मोदी और शाह साहब की जो पॉलिसी है पॉलिटिक्स की, वो बिल्कुल निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है। तो वो जिस तरह से ईडी या सीबीआई या जो भी इसका इस्तेमाल करते जो कांग्रेस को तोड़ रहे हैं नेताओं को, तो इस पर भी तो ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरा अभी भी वो एग्रेशन तो नहीं दिख रहा है चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश करने को लेकर। ये ऐसा क्यों हो, मतलब इतने निरुत्साह क्यों नजर आते हैं इन सब मामलों में? थोड़ा ये कुछ अगर आप अतीत में जाना पड़ेगा। मैं आपको बड़ा क्लियर व्यू देता हूं। अतीत में जाते हैं थोड़ा सा। हम्म, अरविंदर सिंह लवली इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे जी और वो पहले बीजेपी में जाते हैं 2019 में और फिर उनकी घर वापसी होती है 2022 में। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चलाने के लिए एक मजबूत आदमी चाहिए। अजय माकन भी दिल्ली से हैं। ललित माकन उनके बड़े भाई थे जो शिकार हो जाते हैं टेररिज्म का। उसके बाद अजय माकन की एंट्री होती है। करीब 4 दशक से तो अजय माकन भी दिल्ली में ही बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब तो वो ट्रेजरर भी हैं और कहा जाता है कि अजय माकन का एक बहुत बड़ा होल्ड कंट्रोल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पॉलिटिक्स पे। वो कैसे है, देवेंद्र यादव उनके जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं, वो पंजाब में इंचार्ज होते हैं लोकसभा विधानसभा इलेक्शन के। और बीच में जब अरविंदर सिंह लवली फिर छोड़कर, क्योंकि उन पर क्या मजबूरी, क्या गाज गिरती है, एक फार्म हाउस की मीटिंग होती है बिजवासन में जिसमें लवली जी को बुलाया जाता है और रमेश बिदूड़ी वहां होते हैं और 2-4 लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। ये मैं सूत्रों की जानकारी के अनुसार बता रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में बातें नहीं है। तो अरविंदर सिंह लवली को किसी कारणवश वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ता है, जबकि डीपीसीसी का पूरा कारभार उनके पास था और मैं कई दफा उनको मिला भी जब वो डीपीसीसी अध्यक्ष थे। और जब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ टाई अप होता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, तो पहली मीटिंग में अरविंदर सिंह लवली जो है प्रेस को बुलाकर, सबको बुलाकर बताते हैं कि भाई देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी सीटें हमें मिलें, 3 मिलें, 4 मिलें या बाकी आम आदमी पार्टी को मिलें, सबको जीतना है ताकि विधानसभा की तैयारी हम लोग तरीके से कर सकें। ये विधानसभा मतलब जो होने वाली 2025 की। और वो अपनी ईस्ट दिल्ली, क्योंकि वो खुद ईस्ट दिल्ली के हैं, तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट के सब लोगों को बुलाकर वो मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि भाई देखो, इन लोगों को सपोर्ट करो, इन लोगों का साथ दो। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव नहीं जीतनी चाहिए। फिर वो चले जाते हैं, लोकसभा इलेक्शन हो जाता है, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती। अब कितना वोट परसेंटेज बढ़ा या क्या आंकड़ा है दिल्ली का, वो मैंने अभी स्टडी नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है कि कितना बैलेट बढ़ाया गया या इलेक्टोरल रोल बढ़ाया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट कहीं ना कहीं ज्वाइंट है, मिला हुआ है और दोनों एक दूसरे का वोट खाती हैं। आपने हरियाणा इलेक्शन में देखा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार, उस समय भूपेंद्र हुड्डा ये सोच के बैठे थे कि वो सीएम बन चुके हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल, उनके जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे जो लोकसभा में एक सीट पर लड़े और इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, एक सीट दी गई थी उनको, तो उनको उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो 10 या 5 सीटें भी आपको नहीं देंगे विधानसभा के लिए। 10 सीटें ही मांग रहे थे, 16 मांग रहे थे, 10 पे सेटलमेंट हो जाती। 6% वोट आम आदमी पार्टी को मिला हरियाणा के इलेक्शन में और वोट डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस का मात्र 0.8% था। तो इसका मतलब यह है कि अगर
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई ही सीएम बन जाते और कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं था कि इलेक्शन हार जाती, क्योंकि वेव थी, बीजेपी के खिलाफ थी, एंटी इनकम्बेंसी भी था, बहुत कुछ था। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। अब दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और देवेंद्र यादव जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उनको दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि देवेंद्र यादव को क्यों इंचार्ज बनाया गया, संदीप दीक्षित को क्यों नहीं बनाया गया? संदीप दीक्षित एमपी रहे हैं, 2 बार के एमपी हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं दिल्ली के। तो ये कई सवाल लोगों के दिमाग में खड़े हो जाते हैं। क्या संदीप दीक्षित रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, या वो तब आते हैं जब उनकी जरूरत होती है, या उनको बुलाया जाता है तब वो काम करते हैं, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है? ये सवाल लोगों का है और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में चले गए और लोकसभा के इलेक्शन की मैनिफेस्टो कमेटी का मैनिफेस्टो लॉन्च था और मैं वहां पर था, तो मैं आपको बताऊं, कुछ इनके अपने पार्टी के सीनियर लोगों ने यहां तक पूछा, मेरे से भी बात की, मुझसे भी पूछा कि देखिए कहीं संदीप दीक्षित भी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने वाले। ये भी एक रूमर चला। मैं आपको, देखिए, मैं तो अनफिल्टर्ड चीजें बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो कुछ लेने के लिए भी नहीं है। और मैं सत्ता के कॉरिडोर्स में कुछ मांगने नहीं जाता हूं, मैं तो सिर्फ देखने जाता हूं कि वहां हो क्या रहा है। तो मैंने जो देखा कि इन्हीं के पार्टी के लोग संदीप दीक्षित को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मुझसे पूछा गया तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा संदीप दीक्षित की इंटेग्रिटी देखकर मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जाएंगे। अभी की तो छोड़िए, कभी भी जाएंगे, क्योंकि शीला दीक्षित जी को मैं बड़े क्लोजली जानता हूं और एक फ्लाइट में हम लोग इकट्ठे थे। चांस की बात है कि मेरी सीट और उनकी सीट बिल्कुल साथ साथ थी और वो समय उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनाई गई थी इलेक्शंस की। आपको याद होगा 2017 के इलेक्शन में उनको इंचार्ज बनाया गया था। बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप दिल्ली में रहती हैं, आज 25 साल से, आप 15 साल से वहां पे हैं, 10 साल सीएम रही हैं, 15 साल से बात यूपी नहीं गई, हालांकि उन्नाव में चुनाव लड़ी हैं वो पहले, एक बार हारी भी हैं। हारी भी। तो शीला दीक्षित हो, पद्मा सेठ हो, ये सब मतलब भेजे जाते थे कांग्रेस हाई कमांड से, इनको ऑर्डर होता था कि आप जाइए और वहां पे सब चीजें देखिए। और उन्नाव में शीला दीक्षित रही हैं। उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा उनका दखल रहा है और 70 और 80 के दशक में मैंने उनको खुद देखा है वहां पर कैंपेनिंग करते हुए, चाहे संत समागम हो, कुछ हो। तो मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिखाई, मैंने कहा ये मेरे पास आपकी फोटोग्राफ्स हैं। तो बड़ी खुश हुई, कहती आपने मेरी यादें ताजा कर दी 1980-81 की, ये फोटोग्राफ्स जो मैं देख रही हूँ अपनी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको अब यूपी भेजा जा रहा है, आप यूपी की इंचार्ज बन गई हैं। उस समय प्रियंका गांधी नहीं थी इंचार्ज, प्रियंका गांधी 2022 के इलेक्शन में इंचार्ज बनी, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्होंने कैंपेन किया, उसके बाद वो हुआ। तो शीला दीक्षित ने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी चलती है लीडरशिप से, और 2017 में उन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि जिस दिन राहुल गांधी कांग्रेस को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, उस दिन कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। ये उन्होंने मुझे एक प्राइवेट में स्पेस में ये बात की थी। मैं इसको सार्वजनिक आज इसलिए कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं इनफैक्ट, मैंने किसी से ये बात कभी की नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बात उनकी बिल्कुल 16 आने सच थी, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, उसने कांग्रेस को रिवाइव किया और भारतीय जनता पार्टी को 240 पे रोक दिया। नहीं तो 400 के नारे में संविधान बदल देते ये, बारे बिल्कुल बिल्कुल बदल। वन नेशन वन इलेक्शन अब आ गया होता है, इलेक्टोरल रोल बन गया होता है और सारे घुसपैठिए, आप और हम भी घुसपैठिए हैं भाई, हमें भी बाहर कर दिया गया होता है इलेक्टोरल रोल से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो शीला दीक्षित की दूरदर्शिता, उनकी लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और जिस बात का संदीप दीक्षित ने जिक्र किया, वो इंसिडेंट ऐसा है कि ये और इनके एक मंत्री, शीला दीक्षित जी और इनके एक मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ जाते हैं 4-5 रिक्वायरमेंट्स को लेकर, और वहां अटल बिहारी वाजपेयी नाराज हो जाते हैं। वो नाराज हो जाते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं ये सब नहीं करने वाला, आप लोग आते हैं और मेरी बात मानते नहीं, अपनी बात करते रहते हैं। तो शीला दीक्षित भाप जाती हैं कि आज उनका मूड अच्छा नहीं है, तो वो कहती हैं अच्छा चाय नहीं पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे। तो चाय के ऊपर ही वो सारा मामला सुलझ जाता है। तो एक महिला का चीफ मिनिस्टर होना, और इंदिरा गांधी के समय आपने देखा कि महिला प्रधानमंत्री भी थी, एक सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स हाँ। वर्क, एक आप सोचिए एक दायित्व होता है, एक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा इंटेग्रिटी होती है, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है कि मैं फेमिनिस्ट हूं इसलिए बात कह रहा हूं। तो इंटेग्रिटी के मामले में और काम करने के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिवली महिलाएं पुरुषों से ज्यादा
काम बेटर कर सकती हैं, और शीला दीक्षित ने उसका परिचय भी दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के इल्जाम लगाए उन पर, कभी अय्याश, कभी ये वो उन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना काम करना जानते हैं और आप अपने प्राइवेट स्पेस में क्या करते हैं, इससे किसी का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। But she was widely revered by opposition also, members of civil society also, कि शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया। और उस समय राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फ्लाईओवर्स की परमिशन लेनी, उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेट करना, हरियाणा से कोऑर्डिनेट करना, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ये सब चीजें जो उस समय का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लो फ्लोर बसेस सीएनजी की आई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पोल्यूशन कम हुआ, क्योंकि सीएनजी एलपीजी के लेके उन्होंने कहा कि भाई डीजल और डीजल पे जो है वो होनी चाहिए, और यूरो 4 नॉर्म्स। 90s के दशक में, सन 91 से दिल्ली में हूँ, 91 से 98-99 जो दिल्ली का पोल्यूशन स्तर था, जो लेड था डीजल का और हवा का पोल्यूशन था, वो इतना था कि आप अगर मोटरसाइकिल पे 20 किलोमीटर, जैसे मैं कॉलेज जाता था, तो पूरा चेहरा काला हो जाता था और यू कैन नॉट ब्रीथ, आप सांस भी नहीं ले सकते थे दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो दिल्ली को आज एक विश्व स्तर का, आप कह सकते हैं कि एक महानगर बनाती। बेंगलोर में वो सुविधाएं नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, आपके अहमदाबाद में भी नहीं होंगी शायद, जो दिल्ली में है। दिल्ली राजधानी है, और इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, आई थिंक किसी भी शहर को, चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मैं दिल्ली का वासी हूं, शान से कह सकता हूं कि सुविधाएं हैं। हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना, 400 यूनिट पर बिजली हाफ होना, 20 किलो लीटर पानी बहुत होता है एक परिवार या 2 परिवारों के लिए आराम से रहना। तो ये फैसिलिटीज दिल्ली में हैं जो कहीं और नहीं है। और कांग्रेस ने भी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और बिजली पानी को सब्सिडाइज करने का काम किया था। इन्होंने उसको एक स्टेप आगे जाकर उसको मुफ्त कर दिया। तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी पर आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी चली। और मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी से लोग खुश नहीं थे। पहला जब उनका रहा है कार्यकाल, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं डिवाइडेड दिखी, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, शीला दीक्षित ने कहा था कि हाई कमांड जब तक राहुल गांधी लीड नहीं लेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका जो उनका 2017 में उनकी जो स्टेटमेंट थी, वो जाके 2024 में जाके 23 में जब ये भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं राहुल गांधी, उसके बाद से कांग्रेस को रिवाइव करते हैं। पर अभी मामला यह है कि देवेंद्र यादव के अध्यक्ष बनने के बाद, पंजाब से वो आए, दिल्ली के अध्यक्ष बना दिए गए सीडब्ल्यूसी की। उन्होंने कई मीटिंगें भी बुलाई, सीडब्ल्यूसी ने उनको अपॉइंट किया। कहा जाता है कि वो आपके जो कोषाध्यक्ष साहब हैं, अजय माकन साहब, उनके बहुत नजदीकी हैं। और अजय माकन साहब पूरा फंड कंट्रोल करते हैं, ट्रेजरी कंट्रोल करते हैं, उनके अपने भी बिजनेसेस हैं। कहा जाता है कि वो भी पैसे का लेन देन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी दो धड़े बने हुए हैं। मान लीजिए संदीप दीक्षित के ऊपर हाई कमांड का एक आशीर्वाद है, तो संदीप दीक्षित अब नई दिल्ली से जो खड़े हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट लीडरशिप जो है वो बदलने को वो तैयार हैं। हालांकि संदीप दीक्षित डीपीसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार थे या नहीं तैयार थे, वो खुद ही बता सकते हैं। हालांकि मैं उनसे पूछ सकता था, पर समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा सवाल उनसे कर नहीं पाया। जी। पर यह जरूर है कि अब देवेंद्र यादव अपने इलेक्शन में बिजी हो गए। हालांकि वो डीपीसीसी के अध्यक्ष हैं। मैनिफेस्टो कमेटीज की कई मीटिंग्स हुई, उसमें रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार की दिक्कत दिल्ली में भी बहुत है। अब सफाई कर्मचारियों की बात की उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। पर उसके अलावा एक जेनरिक पब्लिक में बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैनिफेस्टो में इंटर्नशिप वाली बात भी आएगी, बेरोजगारों को, डिप्लोमा होल्डर्स को इंटर्नशिप देना, कास्ट सेंसस कराना, सामाजिक न्याय की बात करना, दिल्ली राइट्स के विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन देना, और जो जिस तरीके से लोगों पर यूएपीए लगा के जेल में डाला गया, उनके केसेस के मामले में भी अब ये लोग करेंगे बात। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जनता जो दिल्ली की है, वो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में पिस रही है। और अगर मान लीजिए कांग्रेस भी आ जाती है दिल्ली में, तो मैं बहुत सारा कुछ ये नहीं सोचता कि एलजी से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो मतभेद हैं वो खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। शायद हालात
झुके तू बने रहे, या ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जो अड़ियल रवैया है, आपने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बहुत लोग कहते हैं, आपके दर्शक भी हाँ कह कहते रहे हैं। थे कि अन्ना हजारे को आरएसएस ने खड़ा किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, और जी उसी की ये औलादें खड़ी हुई, जिसमें केजरीवाल साहब भी आ गए, किरण बेदी भी आ गई और बहुत सारे लोग आ गए, बिल्कुल। और इनकी पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति वहीं से चमकी। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कितने दिन का फास्ट किया था, बिल्कुल वो उनका भी मरना व्रत था जिस तरीके से डल्लेवाल का चल रहा है, जी पर उसका फायदा उनको मिल गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद वो वीआईपी हो गए, पहले वैगन आर में घूमते थे, अब बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़े घर में रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का एक नया अवतार तो हमने देखा पिछले 10 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक नेशनल पार्टी बनने के बाद शायद थोड़ा सा घमंड भी आ गया कि देखिए मैं गुजरात में 13% वोट ले आया आप ही की स्टेट में। उस समय कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी गुजरात गए ही नहीं, गुजरात नहीं को आए नहीं बाईपास वो। कर गए, इलेक्शन से पहले आए नहीं, तो लोगों को भी लगा कि शायद कांग्रेस को इंटरेस्ट नहीं दिखा रही गुजरात में, तो आम आदमी पार्टी कम से कम हमसे वोट तो मांगने आ रही है। अभी मतदाता का सिंपल ये है, आप उनके घर जाएं, उनसे वोट मांगे और उनको बताएं कि आप उनके लिए क्या करेंगे, तो आदमी सुनेगा आपकी बात, आपको वोट भी देगा, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो। महिलाएं तो ज्यादा सुनती हैं इनफैक्ट। तो गुजरात में कांग्रेस के पीछे हटने से उसको इमीडिएटली आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला, फायदा मिला। हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन का टाई अप ना करना, आम आदमी पार्टी को एडजस्ट ना करना, वो बहुत भारी पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब बात यह आ जाती है, दिल्ली में जो सेक्युलर वोट है, माइनॉरिटी वोट है, जो सफाई कर्मचारियों का वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, मैं कहता हूं चलिए मान लिया 50-50, मान लिया कि 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक एक मान लेते हैं। अब बैलेंस बचा 50%, उसमें मान लीजिए 25%, 30% वोट केजरीवाल के पास है, 20-22% वोट कांग्रेस पार्टी के पास है। तो जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का वोट काट रही हैं। चंडीगढ़ में या पंजाब में आपने देखा, चंडीगढ़ में आपने मेयर के इलेक्शन में देखा, मसीह के इलेक्शन में क्या हुआ, धांधले करके और मसीह को मेयर बनाया गया, वहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी। पंजाब के इलेक्शन में 13 सीटें कांग्रेस के पास आई, 4 आम आदमी पार्टी के पास आई लोकसभा, क्योंकि राहुल गांधी का प्रभाव था। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में राहुल गांधी का प्रभाव था, इसीलिए अखिलेश यादव 33 सीटें ले पाए और टोटल 37 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। 6 सीटें पहली बार कांग्रेस लेके आई पिछले 10 सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक वही है, और वो आपस में वोट डिवाइड हो जाएगा। तो जो काम आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किया वोट काटने का कांग्रेस का, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट काट दे दिल्ली में, और कहते हैं ना 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले जाए। हाँ तो जिस तरीके से 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास आई, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की कोई वेव नहीं है। ठीक है, एक सिंपैथी है कि सत्येंद्र जैन को आपने 2.5 साल जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को आपने 1.5 साल जेल में रखा, आपने अरविंद केजरीवाल को 1 साल जेल में रखा, कुछ मिला नहीं। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू मिला, जी और वो सिसोदिया के वो बेचारे बच्चे का झुनझुना मिला उनके लॉकर में। तो कुछ पैसा तो मिला नहीं। तो एक सिंपैथी है जरूर कि केजरीवाल को फंसाया गया, सिसोदिया को फंसाया गया, सत्येंद्र जैन को गलत हवाला के केस में जेल में डाला गया, और दूसरी तरफ उनके विकास के कार्यों का जो वो ड्रम बीट या ड्रम रोल करते हैं या ढिंडोरा पीटते हैं, उसको लेकर कांग्रेस अब मुझे ऐसा लग रहा है, देवेंद्र यादव की मैंने बहुत स्टेटमेंट सुनी, उनका मैंने जो कैंपेनिंग का तरीका भी देखा, अभी संदीप दीक्षित साहब से भी बात हुई, ये लोग आम आदमी पार्टी को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, एलजी को नहीं टारगेट कर रहे। सेंटर की सरकार, मोदी सरकार, या जिस तरीके से अमित शाह साहब गृह मंत्रालय चला रहे हैं, किसी के घर में भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हाँ को हाँ भेज देते हैं, तो उस पर फोकस ना करके हाँ कांग्रेस जो है सीधे आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी की वोट कटवा पार्टी बन जाए दिल्ली में। मुझे इसके आसार ज्यादा नजर आते हैं, ये मेरा असेसमेंट है जी। नहीं बात सही है। अब आज बहुत सारी कमेंट्स हैं, अब किसकी लें किसकी न लें, लेकिन एक दिल्ली स्पेसिफिक है तो मैं अब पूछ लूं, ये यशपाल जी हैं शायद यहाँ पे, इसमें के शायद अकबर रोशनी डाल पाए। ये कह रहे हैं कि इनसे पूछो दिल्ली में शीला जी के एरा में मोस्टली पब्लिक स्कूल कितने खुले, कितने खुले, और उनका पूछने का मतलब है सीलिंग वो पॉलिसी, सीलिंग दिल्ली का पॉलिसी पर आए ट्रैफिक हैं कैसे हो। आप। देखिए ये सब आंकड़ों की बात है। दिल्ली में 20 से 30 लाख लोग हर साल आते हैं, 2.25-2.5 करोड़ की
पॉपुलेशन है, और किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को ले लीजिए, बैंगलोर ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, हर जगह आप आवागमन को तो नहीं रोक सकते। नहीं। दूसरी स्टेट से लोग काम मांगने आते हैं, बिहार में नौकरी नहीं है, यूपी में नौकरी नहीं है, आसपास की स्टेट देख लीजिए, हरियाणा में कृषि संकट है, किसान बैठे हैं उस पे, सड़क पर बैठे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ का भी रूरल एरिया है, 21,000 किसान यहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, रूरल एरिया है, उनकी कॉम्पनसेशन का मामला है, रूरल कॉरिडोर्स का मामला है। आप क्या करते हैं, आप भारतमाला प्रोजेक्ट में सड़कें बना देते हैं, हाईवेज बना देते हैं। हमारे यहाँ से ही दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, तो मुंबई एक्सप्रेसवे बना तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखा, जमीन किसकी है? जमीन तो काश्तकारों की है, किसानों की है। उनके बच्चों को क्या मिला? हमने बहुत बार कवायद की, हमने कहा आप रूरल कॉरिडोर्स बनाइए ना। जिनकी जमीनें विस्थापित हो गई, अभी एक ग्रेटर नोएडा हमारे एनसीआर का एरिया लगता है, 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट मनमोहन सरकार ने पास किया था। कॉम्पनसेशन 2 गुना शहर में और 3 गुना अगर रूरल लैंड है, तो उस कॉम्पनसेशन के हिसाब से ग्रेटर नोएडा वालों को 10% उनकी जमीन जो विस्थापित हुई, 10% जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना कारोबार खोल सकें, अपने बच्चों को सेटल कर सकें। और जो भी रेट सेटल होता है, उस रेट के हिसाब से 2008-9 नहीं, 2018-19 की कॉम्पनसेशन, 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद जो कॉम्पनसेशन फॉर्मूला वर्कआउट करता है, विद इंटरेस्ट देना चाहिए। आज 3 साल से वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के लोग, ग्रेटर नोएडा के लोग, जिनकी जमीनें एक्वायर की गई मायावती सरकार के समय, नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बना, रेसिडेंशियल टाउनशिप्स बनी बहुत बड़े, अब आज वहां जाएंगे 3-3 4-4 करोड़ का एक फ्लैट है, पर वो किसान अभी भी बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली, 10% जमीन नहीं मिली, वादे, बस वादे। वो एक गाना है हिंदी फिल्म का, वादा तेरा वादा, तेरे वादों पे मारा गया मैं बेचारा, बंदा मैं वादा तेरा सीधा वादा। साधा। हाँ, था मैं बंदा सीधा सादा, वादा तेरा वादा। तो वही है, भारतीय जनता पार्टी हो या किसी की भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई हो, वादे बहुत करते हैं, पर जमीन पर काम नहीं मिलता है। सफाई कर्मचारियों का जंतर मंतर पे हर चौथे दिन, 5वें दिन आप देखेंगे एक आंदोलन खड़ा होता है। वो बेचारे, हमें पक्का कर दो, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं हम, हमसे कहा गया था 2019 में, हमसे कहा गया था 2021 में। कई परिसंघ बने, कई मीटिंगें हुई, पर कुछ होता नहीं है। और ये जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी की एक विफलता रही कि ये अपनी लीडरशिप को कंट्रोल नहीं कर पाए 2014 के बाद। खासकर मनमोहन सरकार के बाद, मनमोहन सिंह सरकार के बहुत काम है, बहुत अच्छे काम है जिनको आप देख सकते हैं। और दिल्ली में तो उनके रहते जिस तरीके से दिल्ली का विकास हुआ, शीला दीक्षित सरकार और मनमोहन सिंह सरकार में, वो डेवलपमेंट मॉडल हमने पिछले 30-40 सालों में नहीं देखा था। और मुझे पता भी नहीं कि आगे हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर वो विकास मॉडल चलता, तो मैं आपको जाहिर तौर पे कह सकता हूं कि दिल्ली आज टोक्यो या न्यूयॉर्क या किसी वेस्टर्न कंट्री की राजधानी के हिसाब से डेवलप हो जाता, पर वो कॉरिडोर्स नहीं बन पाए, आधा अधूरा डेवलपमेंट रह गया, मेट्रो प्रोजेक्ट आ गया, कहीं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के रेट जो है 6 गुना 7 गुना हो गए। और जो अनरेगुलराइज कॉलोनीज थी, जो झुग्गी क्लस्टर था, जो जे कॉलोनीज थी, जो कांग्रेस ने 70 और 80 के दशक में इंदिरा गांधी के समय बसाई, वो बेचारे या तो विस्थापित हो गए या उनको भगा दिया गया। और अब ऐसा लग रहा है मुझे कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, जैसे आपके अहमदाबाद में कोई स्पेन का प्रधानमंत्री आता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, तो वो पर्दे लगा दिए जाते हैं कि गरीबी गुर्बत दिखाई ना जाए, चमचमाती सड़कें और चमचमाती सड़कों पर चमचमाती चलती गाड़ियां ही दिखाई जाएं। तो दिल्ली को, ये जो पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बताकर इनके वोट खत्म करने की जो कवायद अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है, वो भी अहमदाबाद स्टाइल दिल्ली मॉडल बनाना चाहती है कि रिच दिल्ली, लूटेंस दिल्ली, साफ सुथरी, बढ़िया होटल, बढ़िया मॉल, बढ़िया गाड़ियां, चमचमाती गाड़ियां निकले, प्रधानमंत्री मोदी निकले और ऐसे हाथ हिलाएं और सब उनको नमस्कार करें। तो मुझे लगता है कि वही मॉडल अब दिल्ली में बनता हुआ हम देख लेंगे। और अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो फिर तो गजब ही हो जाएगा। और इसके पूरे आसार हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। ईवीएम के द्वारा वोट जीतना, 10-12% वोट बढ़ाना, आपने देखा विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में 47 लाख वोट बढ़ा दिए गए पार्लियामेंट और विधानसभा इलेक्शन में। तो ये बिल्कुल 90% मुझे लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। कुछ क्रांति आ जाए तो नहीं कह सकते जी। अदरवाइज यहाँ भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, आपको लगता है? सामने देखिए, आप मैथमेटिक्स कर लीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना 35% वोट, जो लोकसभा का
अगर आप रिजल्ट देख लें तो 30-35% वोट उनके पास है। अब बाकी बचा 65%। अब आम आदमी पार्टी अगर 40% वोट ले जाएगी और वो 35 पे ही रहेंगे तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। पर अगर दोनों 30-30 पर सिमट गए तो 5% वोट का डिफरेंस तो बहुत होता है। तो थंपिंग मेजोरिटी से कहीं 60-62 एमएलए लेकर भारतीय जनता पार्टी ना बना ले। और एमसीडी पे तो चल ही रहा है। एमसीडी पे तो चलिए, अभी आम आदमी पार्टी की वो शैली बनी है, तो आगे एमसीडी का क्या हाल होगा? एमसीडी के इलेक्शन फिर 2 साल बाद दोबारा हो जाएंगे। देश में इलेक्शन, ये देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ विधानसभा लोकसभा का एक झुंझुना है जो प्रेसिडेंट कोविंद साहब दे रहे हैं। जो नीचे लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसका तो कोई लेना देना नहीं, वो तो 100 दिन के बाद होंगे। तो उन्होंने बेसिकली, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है, आपके गुजरात में है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हो गई है। यहाँ के बीडीसीज, यहाँ के जो पंचायत के जो चुने हुए जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनको डीएमडीसी भी बर्खास्त कर सकता है। ये एक नया अच्छा। रूल बन चुका है जी। अच्छा। संवैधानिक प्रक्रिया से चुने लोकल बॉडीज के जो वो हैं उनको डीसी डीएम भी निष्क्रिय कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो फिर लोकतंत्र बचा कहां? भाई, नहीं, ये राजीव गांधी यहाँ के पे, समय तो पंचायती राज की आप ये बात यहाँ करते पे थे। हमारे यहाँ तो अभी अभी तक तो ये नहीं है। तो ये आ गया है। मेरे एक सुप्रीम अच्छा। कोर्ट के वकील से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे भाई ये तो लोकतंत्र, उन्होंने पंचायती लेवल पे लोकतंत्र खत्म कर दिया है। हाँ। और लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी लोकतंत्र अब खत्म हो जाएगा। ये जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, नगर पालिका हैं, नगर परिषद के चुनाव हैं, ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। डीएमडीसी के पास इतनी पावर है। और महाराष्ट्र में अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आ गया, पीएसए आ जाता है, तो उसके सेक्शन 8(1)(a)(b)(c)(d) अगर आप पढ़ेंगे तो साहब, आपके घर में कोई भी पर्चा हो, अगर आप एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य मान लिए जाते हैं, एक ट्वीट के जरिए, एक मैसेज के जरिए, एक पर्चे के जरिए, तो जैसे भीमा कोरेगांव में उस फादर स्टैन स्वामी और सुधा भारद्वाज को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, तो अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट में महाराष्ट्र में आप किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। मतलब देवेंद्र फडणवीस के पास पूरा चार्ज होगा, उनकी अपनी कोर्ट्स होंगी, कोई जुडिशियल प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। और जो बचा खुचा काम है वो आपके गृह मंत्रालय ने कर लिया, एनआईए को पावर्स देके, कि जो सूचीबद्ध चीजें नहीं है, अनशेड्यूल्ड जो ऑफेंसेस हैं, उस पर भी एनआईए काम कर सकती है। अगर शेड्यूल ऑफेंसेस में कोई अगर एक्यूज है, तो अनशेड्यूल ऑफेंसेस की भी जांच एनआईए करेगी, उनके सेशन कोर्ट लगेंगी, उनका जुडिशियल प्रोसेस ही अलग होगा। तो भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, आईपीसी, या जिसको कहते हैं कि यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन गिल्टी, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अब तो माहौल ये बन गया है कि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योर सेल्फ टू बी इनोसेंट। तो बचा क्या, आप बताइए? ये चीज है। आपका म्यूट है माइक। मैं एक ये कमेंट जो है इसका जवाब दे दूं। वो मुझे पूछा गया है कि अमित चावड़ा और जिग्नेश मेवाणी को आप कैसे देखते हैं? अमित चावड़ा अभी भी मेरी नजर में एक अपनी पार्टी के प्रति वफादार विचारधारा के व्यक्ति हैं, नेता हैं। अमित चावड़ा सीनियर कांग्रेसी लीडर में से एक हैं गुजरात में। पर अमित चावड़ा को मौके मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अमित चावड़ा, जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, तब भी वो एक जो एक होती है ना, वो एक लीडरशिप क्वालिटी जो आपको एस्टैब्लिश आप में होती है, और फिर आप पूरे प्रदेश को एकजुट कर पाते हैं अपने संगठन को। अमित चावड़ा साहब वो कर नहीं पाए। और मुझे लगता है कि वो एक तरह से काफी रिजर्व्ड नेचर के व्यक्ति हैं। मैं जितना उनको जानता हूं, मैं काफी उनसे बातचीत मैंने की है, वो एक तरह से बहुत रिजर्व्ड व्यक्ति हैं। तो वो क्या होता है कि आपका जब आप संगठन चलाते हैं, और आप संगठन के जब अध्यक्ष होते हैं प्रदेश के या तो देश के, तो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आपके आसपास एक लोगों को जोड़ने के लिए ग्लू का, गोंद का काम करती है। वो अमित चावड़ा साहब में मुझे नहीं नजर आती। अदरवाइज जहां तक उनकी वफादारी है कांग्रेस पार्टी के प्रति, वहां मैं उनको पूरी तरह से जो है मानता हूं कि वो 100% लॉयल टुवर्ड्स द पार्टी आइडियोलॉजी है। जिग्नेश मेवाणी जो है भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं, कौशिक देबरॉय साहब की, जिग्नेश मेवाणी एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रखने वाला एक युवा नेता है। जिग्नेश मेवाणी क्योंकि ज्यादा क्षमतावान है, और मैं इसको 15-20 साल से जानता हूं, क्योंकि वो पहले पत्रकार ही हुआ करते थे, तो मेरी वो तभी से हमारी दोस्ती है। तो आज दोस्ती आज भी उतनी है, और इसलिए ज्यादा उनको मैं ठीक से जान सकता हूं, जानने का दावा कर सकता हूं। जिग्नेश मेवाणी बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, धनी हैं।
पर जिग्नेश मेवानी को एक टैग जो आगे हमेशा जो है वो वो जो उनको हर्डल की तरह जो है रोकता रहेगा, अभी तो रोक ही रहा है लेकिन आगे हो सकता है कुछ और समय तक रोकता रहे, वो ये है कि कांग्रेस इस बात से डर रही है गुजरात में कि क्या हम किसी दलित नेता को कांग्रेस मतलब गुजरात प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा बना दें क्या? अगर बना देंगे तो फिर पटेलों का क्या होगा और बाकी सब सवर्णों का क्या होगा? क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी विचित्र तरह की पॉलिटिक्स बन चुकी है। आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एक एक विद इन बीजेपी एक वॉर चल रही है। अमरेली जिला जो है उसका एपी सेंटर है और वहां के जो अमरेली के विधायक हैं कौशिक वेकरिया, उनके खिलाफ एक खत लिखा गया और वो खत एक तरह से बॉम्ब की तरह फटा। उसको लेकर बहुत सारी गतिविधियां पिछले 2-3 दिन से हो रही है। उसमें भी अब विद इन पटेल्स जो है इनफाइट चल रही है। तो कांग्रेस के पटेल नेता है वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के पटेल नेता हैं वो कैसे भी करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला इतना संगीन हो चुका है कि शाह और मोदी को इसका संज्ञान लेके अपनी ओर से जो है वो सूचना भेजनी पड़ी है ताकि पूरी तरह से मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। ये सब होते हुए क्योंकि यहाँ सवर्ण पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा हावी अभी भी है गुजरात में, और जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स है वो कैसे भी करके उसको हाशिए में धकेला जा रहा है। तो जिग्नेश मेवानी को कमान देना या उसको पूरी तरह से मुखर होने पर एक छूट देना, वो कांग्रेस उस असमंजस में है। अगर जिग्नेश मेवानी को छूट मिलती है, मेरी समझ ये कहती है वो है अनंत पटेल हैं जो कि आदिवासी बहुत अच्छे नेता हैं। जिग्नेश मेवानी अपने आप को कोशिश कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो सभी समाज के नेता है। उन्होंने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में जो अग्निकांड हुआ, आग लगी और 27 के आसपास लोगों की जान चली गई, उसको जैसे उठाया उस मुद्दे को, और भी बहुत सारे मुद्दों को उठाते रहते हैं। वो एक सर्व स्वीकृत सर्व समाज स्वीकृत नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अगर उनको ठीक तरह से प्लेटफॉर्म देगी तो वो एक अच्छा लीडरशिप मटेरियल है कांग्रेस के पास। ना सिर्फ गुजरात में, मैं देखता हूं अगर उसके पास समय बहुत ज्यादा है, वो काफी यंग आदमी है, इज इन अर्ली 40s, उसके पास समय है, कर सकते हैं। पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, तभी इसमें कुछ हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का मैंने जो है वो उचित जवाब दे दिया है भाई। तो मुझे लगता है अब हमने आज 1 घंटा 40 मिनट बात की है और दर्शक हमारे साथ जो है बिल्कुल जुड़े रहे हैं। सबने बहुत बढ़िया के बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। मैंने कोशिश की है हर किसी की कमेंट को डिस्प्ले करने की और हो सके उस कमेंट पर जो है चर्चा करने की। आप सब जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं वैसे आने वाले समय में इसका जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उन सब से भी आग्रह है कि आप अपनी बात जरूर से इस परिचर्चा पर अपनी राय जरूर से रखें कमेंट के जरिए। और आत्मजीत भाई का शाम को 7 बजे का प्रोग्राम होता है भाई, वो भी जरूर जाके देखिए, इसी मंच पे होता है ना जी। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं कहना चाहूंगा मयूर जी हाँ कि हम लोगों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और आर्थिक सहायता जो भी आपका मयूर जानी ऑफिशियल का जो अकाउंट है उसमें आर्थिक सहायता करें, बेल आइकॉन की घंटी बजाएं और वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि हम अपनी न्यूज को निष्पक्ष रखें तो सहायता तो आप ही से मांगेंगे। अगर किसी और से सहायता मांगेंगे तो फिर उनके बारे में बोलना पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं कि हमारी कभी ऐसी नौबत आए कि हम किसी और के पास जाके उनसे कहें कि भाई हमारा चैनल नहीं चल रहा है, हमारी मदद कीजिए। तो आपसे ही मदद की गुहार हम कर सकते हैं। मैं मयूर साहब के बिहाफ पे अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, इसमें आर्थिक सहायता भी इनको करें, क्योंकि इतने सालों से ये आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं और हम ये लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब लोग बचेंगे। और अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का आप क्या करेंगे। जी, ये एक आखिरी कहते थे एके भाई जो है वो पूछ रहे हैं कि सर गुजरात में कोली समाज 27% है, उनका क्या रोल है गुजरात में राजनीति में? देखिए वो बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बताऊं, बड़ी ये कॉन्ट्रडिक्शन है पूरा। अराउंड 50 to 52% जो वोट्स शेयर है पूरे गुजरात में, वो तो पिछड़े समाज का है ना। उसमें मैक्सिमम ओबीसी आ जाते हैं, फिर अराउंड आई थिंक 15% के आसपास जो है वो हमारे आदिवासी भाई बहन है और अराउंड 8% के आसपास हमारे दलित समाज के लोग हैं। ये कुल मिला के ये पूरा बनता है। लेकिन फिर भी अब है विचित्र स्थिति कि एक समय था गुजरात में जब पिछड़ों की पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स जो है वो
वो थी, वो प्रमुख थी, वो मजबूत थी। भाजपा के आने के बाद वो सब चीजें जो है खत्म हो गई। तो अब पिछड़ों की जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, जिसको ये शब्द बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वैसे पिछड़ा ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब इसको ऐसे ही टर्म किया जा रहा है तो क्या करें। मतलब कि हमारे जो वंचित, या तो जिनके हाथ में वो पावर नहीं है, कमजोर है, जो समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से, वो सब की बात अगर करें तो वो उनके वोट शेयर बहुत उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक तरह से शेफर्डेड है ना, आप समझ रहे हैं ना। मतलब वो एक है, ग्वाला कहीं आगे खड़ा है उनकी उनकी समूह को लेके, और वो जिस दिशा में उनको लेके जाता है वहां वो जाके जो है वो शरण में चले जाते हैं। कोली वोट बहुत बड़ा है, कोली और ठाकुर समाज की ताकत जो है वोट में बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी जो है आपसी आपसी झगड़े हैं, इंटरनल फाइट करवाई जाती है, प्लांट की जाती है, अलग अलग पॉकेट्स में नेताओं को या तो दबाया जाता है उस समाज के, या खरीद लिया जाता है, या उनको जेल भेज दिया जाता है, ये सब हो रहा है। तो डिवाइड एंड रूल की जो एग्जैक्ट वो जो पॉलिसी हमने तो सुना था ब्रिटिश करते थे, लेकिन मैं जो अपने अपने जीवन में देख रहा हूं आज वो अपने चरम पे है। कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे इसको फिर रूल किया जाता है। अब ये हो रहा है भाई, तो क्या करें। अब जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आत्मजीत भाई, अब यहाँ पे हम लोग समाप्त करें, वरना ये तो ऐसे ही चल रहा है हम लोग बैठे रहेंगे। तो बहुत इसमें बहुत सिर्फ एक धन्यवाद। बात मैं ऐड कर दूं, एक बात मैं ऐड हाँ। कर दूं कि हफ्ते में एक कार्यक्रम हम लोगों का चर्चा का सुबह 9 से 10 होना चाहिए, चाहे कोई भी दिन आप चुन लीजिए। और हाँ एक विश्लेषण, क्योंकि आप गुजरात से हैं, मैं नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरें रखता हूं, तो गुजरात के जी। लोगों को यहाँ क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ के लोगों को गुजरात से बड़ी जिज्ञासा रहती है कि गुजरात को लेकर बहुत सारे दुष्प्रचार फैल जाते हैं, कि कहा जाता है कि दो ही पोस्टर बॉयज हैं गुजरात के, जो जी। गुजरात को, मतलब कहते हैं ना कि वो एक गाना है कोई हिंदी फिल्म का, शायद वो पर्याप्त हो या ना हो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो वो भी कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भारत तो एक सब स्टेट्स का, वी आर अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो क्या स्टेट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब जैसे अपने जिग्नेश मेवानी के बारे में बात की, तो यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा नहीं है कि वहाँ कोली समाज के साथ, पर यह जरूर है कि पूरे देश में एक एक जनरल धारणा तो है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक अपर कास्ट पार्टी या ब्राह्मण बनिया पार्टी बन के रह गई है, और पूरा समाज एक तरफ हो गया है। पैसे, जिसको राहुल गांधी कहते हैं, 65% आबादी एक तरफ खड़ी हो गई है, और 20 से 25% आबादी को लेकर, और बाकी जिनको ये हिंदू कहते हैं, उनके हाथ में भाले, तिरछे झंडे। तीखे तलवार, सोलोए के सरिये, और वो जय श्री राम का नारा, बस निकल पड़ो, बस तुमको तो रोजगार नहीं उससे देना है उससे तो देश अपना को रोजगार बचाना है। चाहिए। ये जो समाज विरोधी इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये इस पर काम करना बहुत जरूरी है, और ये भी क्योंकि बड़ी भारत। इंटरेस्टिंग बात है, जी ये इंटरेस्टिंग जी बात है ना, ये वो जो निकल पड़ते हैं जय श्री राम का नारा लेके हाथ में, ये सब हथियार वो सब लेके, इनमें आपको कोई जो है ज्यादा कोई बड़ी तादाद में सवर्ण आदमी का बच्चा नहीं दिखेगा। नहीं, वो तो बाहर रहते हैं ना, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में हाँ, पढ़ते वो हैं नहीं उनके दिखेगा बच्चे। आपको। वो हमारे यही है जो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर तरह से जो है जो कमजोर लोग के हैं, उन्हीं के बच्चे तो निकल पड़ते हैं। वो ये समझ भी नहीं पाते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको किस काम में लगाया जा रहा है, ये भी नहीं समझ, अब नहीं समझ पा रहे, क्या करें। वो 500 हजार रुपए या 2000 रुपए के मामले में निकल पड़ते हैं बेचारे, क्योंकि उनके पास वही रोजगार है अभी, तो वो उसी को रोजगार समझ के निकल पड़ते हैं, है ना। तो यही है, आप ये कह रहे हैं कि बेस्ट टू सैल्यूट राहुल गांधी न्यूज। आपको राहुल वैसे गांधी न्यूज चैनल बता दिया है, या अच्छा। वो इंडिया सैल्यूट राहुल गांधी न्यूज चैनल मयूर जानी। तो राहुल गांधी न्यूज चैनल मयूर जानी, मतलब एक ही स्वर में। अच्छी बात है, चलिए आप जो मर्जी सोचें, हमारा जो काम है हम तो कर ही रहे हैं। और देश के राजनीतिक पटल और आर्थिक व्यवस्था को अगर आप देखें, मैं तो आर्थिक मामलों पर ज्यादा बोलता हूं, जी तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। आर्थिक देखिए, नंबर्स कैन नॉट लाई, ये एक अंग्रेजी की कहावत है कि आर्थिक व्यवस्था मनमोहन सिंह के समय 10 साल की देख लीजिए, और मोदी जी के समय 10 साल की देख लीजिए। हलाले ये पड़े हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट नहीं किया है। बेचारे जयशंकर साहब मारे मारे फिर रहे हैं ना, एंथनी ब्लिंकन उनसे मिले, वो और जैक वो सुलिवन वापस उनको आएंगे। एक ट्रैक सूट में मिले, ट्रैक सूट में जैक सुलिवन उनको ट्रैक सूट में मिले कि भाई तुम आए क्या करने यहाँ पर। अब अजीत डोभाल साहब जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो पन्नू के मर्डर के षड्यंत्र में उनका नाम भी है अभियोग में। अदानी साहब की वैसे मनाही है वहां जाने की, अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन पे शाह भी साहब भी अभियोग का नहीं जा मामला सकते। चल रहा है। तो बचे जयशंकर साहब। अब जयशंकर साहब वहां बैठे हैं,
क्योंकि शी जिनपिंग को बुला लिया गया है, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट को बुला लिया गया है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को बुला लिया, प्राइम मना मिनिस्टर को किया बुला है लिया क्या? गया। अच्छा, शी जिनपिंग ने तो मना किया, ऐसा सुनने में आ रहा है, सच है क्या? नहीं, वो अपने, क्योंकि देखिए ये तो पॉलिसीज होती हैं, विदेश नीति होती है, तो वो अपना पूरा एक मिनिस्टर्स का अपना स्ट्राउंज भेजेंगे ही भेजेंगे। शी जिनपिंग खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि ताइवान को लेकर बहुत संघर्ष चाइना चाह रहा है कि चल रहा ताइवान उनके साथ और यूएस के साथ उनकी टनाटनी इस बात पर है। और टैरिफ पर लेकर अमेरिका एक तरफ तो कह रहा हम टैरिफ लगा देंगे, मतलब बात वो हो गई कि डकैतों ने आपको बुलाया, आपसे प्रोग्राम करवाया और आपको जाते वक्त लूट लिया कि टैरिफ तो देते जाओ 50%। तो शी जिनपिंग को लग रहा है बुला के कहीं हमको बुला के और स्वेरिंग इन करा के हम पे टैरिफ ना लग जाए, तो ना ही जाओ तो अच्छा है, खर्चा देना पड़ जाएगा। तो शायद इसलिए वो नहीं जा रहे। पर मोदी जी की अब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर अब उनका वो कद, वो प्रतिष्ठा नहीं बची है। ये अब सब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है। और हम लोग एक और फिर इस पे बात करेंगे। दिलजीत दोसांझ को लेके मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक प्रोग्राम में और आज अरे शाम को करूंगा। वो जरूरी है। मैंने कल ट्वीट कर दिया, मैंने कहा आपका थोड़े तीखे तेवर होने चाहिए और शर्त यह है कि आप एक सेलिब्रिटी होने चाहिए, तो साहब तुरंत बुला लेते हैं। नहीं, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि कंगना जी कह रही मैं इतने टाइम से टाइम मांग रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, और मुझे गाली देने वाले को टाइम मिल गया। तो ये एक बड़ा विचित्र मामला बन गया। वो उनकी मेंबर पार्लियामेंट है और वो तो कुछ भी नहीं है। अब शायद कनाडा और यूएस में अपने रिलेशंस, अब जैसे कल वो बोल रहे थे, एक उन्होंने स्टेटमेंट दी मोदी जी ने, वो 1.5 मिनट का एक वीडियो था, उसमें कहते हैं देखिए हमारा देश कितना विशाल है, हमारे विशाल में कितनी विविधताएं हैं। अब मुझे लग रहा है मोदी जी को धीरे धीरे अब अटल बिहारी वाजपेयी की बातें याद आ रही हैं कि आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। राजधर्म जो उन्होंने छोड़ दिया था, अब कहीं ना कहीं मोदी जी वापस राजधर्म की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मॉडरेट, बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही शालीन किस्म के मोदी जी आपको दिखने वाले हैं अगले 2-3 साल में, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि और मैंने तो वो पीएमओ की ओर से एक वो ट्वीट देखा, उसमें वो कोलाज पूरा एक बना है और कहा, उसमें टाइटल ये है, मैं वो रह गया, वो संदीप जी से बात करनी थी तो मैंने वो अलग से वो काट के रखा नहीं, हम दिल्ली के संदर्भ में ज्यादा बातें कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उसमें बात ज्यादा करनी थी। वो आइकॉन ऑफ रॉकस्टार बनाए उनको, मोदी साहब, कि रॉक स्टारों के आइकॉन है मोदी साहब। मैंने कहा गजब है यार। मैं तो चाहता हूं, देखिए हमारे मोदी जी जिस तरीके के परिधान और जिस तरीके के वो बातें करते हैं, जिस तरीके के डायलॉग और वो भाषण देते हैं, आपको याद होगा हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम है वहां पर, हाँ बिल्कुल, लॉस एंजलिस में, जहाँ पे ये सारे स्टूडियोज हैं। तो हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में एक स्टार बनाया जाता है और उसका पत्थर रखा जाता है और स्टार को बुलाया जाता है और उसका अनावरण किया जाता है। तो मोदी जी का भी मुझे लगता है एक हॉल ऑफ फेम में एक पत्थर, एक मील का पत्थर स्टार बनना चाहिए, क्योंकि है ना, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में मोदी जी से बड़ा एक्टर मैंने नहीं देखा। नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई चांस पैदा नहीं होता। और यशपाल जी की आखिरी बात सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि बाकी चैनल 20 मिनट में नहीं देख पाते, बट आपके एपिसोड 1 घंटे के बाद कब बीत जाता है पता नहीं चलता। भाई साहब, ये तो फिर आप ही की बदौलत है। आप सब इतने उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं, हम आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो हो पा रहा है। तो अब हमको भी नहीं पता चला कि अब ये 2.25 घंटे नहीं 2 घंटे हो रहे हैं। अब हमको लगता है कि इसको बंद कर देना चाहिए। और आप सब जो प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, बस वो आप जारी रखिए। भरोसा आपका कभी हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पत्रकारिता ही की है अब तक और पत्रकारिता ही करते रहेंगे। बाकी अब वो नफरती चिंटू, चुन्नू मुन्नू गुल्लू आ जाते हैं तो आने दीजिए उनको, वो आएंगे जाएंगे बेचारे, उनके पास और कोई काम धंधा है नहीं। नहीं, उनके भी 2 रुपए का मैसेज है भाई, उनकी रोजी रोटी पे हम क्यों लात मारे बेचारे, वो भी तो, हाँ, उनको भी कमाने दीजिए। पर बस यही है कि हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा, दिमाग बिल्कुल खिड़की दरवाजे एकदम खुले रखिए। ताजा विचार जैसे ताजा हवा आती है ऐसे आने दीजिए। जड़ मत बनिए, रिजिड मत बनिए। हर चीज जो है उसको नापिए, उसको तोलिए, सोचिए उसके बारे में। कोई भी चीज आ जाती है आपके सामने, तुरंत मान ना लीजिए उसको, मत मानिए उसके बारे में कोई भी जानकारी, क्योंकि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है। और एक रिपोर्ट थी, मैं उसका नाम भूल गया, वो एजेंसी का, कुछ समय पहले की बात है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में हम लोग नंबर 1 है, हमारा देश। वो वैश्विक रिपोर्ट है, उस संस्था का नाम भूल गया हूं मैं। तो वो किसी भी बहकावे में ना आ जाए। देश इस दिशा में बढ़ रहा है भाई साहब, जहां बहुत कुछ आगे अभी जो है वो भयंकर भयंकर होने वाला है, ये मैं भांप सकता हूं, है ना। और आत्मजीत भाई भी इसको मानेंगे कि बहुत कुछ जो है वो आगे ऐसा हो सकता है कि ऐसी बहुत गलत जानकारियां दागी जाएगी। मान मत लीजिए इसको, अपने हिसाब से, अपने विवेक
को जो है काम पे लगाइए और जो है उसको फिर उसमें से आप सच क्या है वो जानने की कोशिश करें। और नई बात जो है अगर आपको पसंद आए भी या ना आए, लेकिन सुनने की जो है वो सहनशीलता वो भी आप जो है जरूर उसको विकसित करें। और बाकी तो क्या कहें, आपको अगर हम पे गर्व है तो भाई साहब हमको आप पे गर्व है, ठीक है, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आत्मजीत भाई, आज कुछ मजा आ गया, बातचीत का मजा आया आज, जानकारी का जी भी जी, जो है जो मिली हमको संदीप भाई से वो भी और जो हमारी हुई वो भी। और दर्शकों का बहुत बहुत आपने धन्यवाद जो बात करें। कही उसको आखिरी में एक शेर में खत्म करता हूँ, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। जी, धन्यवाद ओके सर, धन्यवाद साहब, थैंक यू थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू जी, नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों आज की मुलाकात यही समाप्त करते हैं, है ना। और बाकी आप बस यही है, इसको अपना ही चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए। ये जो गुजरात रिपोर्ट है वाला दूसरा है, दोनों का वो आपको मिलेगा, तो उनको भी आप जो है थोड़ा प्यार दीजिए। और बाकी कमेंट करिए, अपना पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, और फिर और अच्छा लगे तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।